हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, फॉलोड बाय प्रोटीन्स, फॉलोड बाय विटामिन्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स एंड फाइनली हार्मोन्स। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशंस विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अर्लियर डेफिनेशन था दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब इनका जो जनरल फॉर्मूला रहेगा, इट विल बी ऑफ द टाइप CxH2O। ये डेफिनेशन लेटर ऑन डिस्कार्ड कर दिया था बिकॉज अगर ग्लूकोज देखोगे तो ग्लूकोज इस फॉर्मूला को फिट बैठता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। इस फॉर्मेट में अगर इमेजिन किया तो ये बनेगा C6H2O6। तो ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। बट देन इफ यू सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज CH3COOH। एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर भी इस वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है बिकॉज देयर आर टू कार्बन आइटम्स, सो यू कैन राइट C2 एंड H2O काउंट करेंगे तो O के 2 एंड H के 4, तो H2O ट्वाइस। सो CxH2OY। ये वाला फॉर्मूला एसिटिक एसिड भी सेटिस्फाई करता है, बट एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। फर्दर रैमनोज करके एक कार्बोहाइड्रेट है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस जनरल हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता। द फॉर्मूला इज C6H12O5। सो ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए मैंने कुछ कंपाउंड्स के, एंड विद दिस फॉर्मूला आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो अर्लियर डेफिनेशन था ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। सो द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स was that carbohydrates are hydrates of carbon which satisfy the general formula CxH2OY, but later on ये formula discard किया गया because कुछ compounds जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे थे, एंड कुछ कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, एंड ग्लूकोज इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डेफिनेशन ये है दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे। Carbohydrates are molecules that contain asymmetric carbon atoms. Because they contain asymmetric carbon atoms, they are optically active. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनका जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप रहेगा। एंड इन एडिशन टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से एक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और इनमें OH के मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। बिकॉज मल्टीपल OH ग्रुप्स प्रेजेंट है इसलिए मैंने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी। So all in all, the actual correct definition of carbohydrates is that carbohydrates are optically active, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सो ये ओवरऑल डेफिनेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब मान लो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड्स में भी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स होते हैं। अगर डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमें दो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिलते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, दे आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, और यू कैन से द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस करके और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड मोनोसैकेराइड्स दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड के जो एग्जांपल्स है दे आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनी मोर। काफी सारे और रहते हैं, बट जस्ट फॉर रेफरेंस ये दो एग्जांपल्स हो जाते हैं ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लाइक आई सेड ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ओलिगोसैकेराइड्स में अगर डाइसैकेराइड कहा तो डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करके हमें दो मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक यूनिट मिलेगा ग्लूकोज का एंड एक यूनिट मिलेगा फ्रुक्टोज का। सिमिलरली मैल्टोज जो है ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करके हमें दो ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं। एंड लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक गैलेक्टोज का यूनिट मिलता है और एक ग्लूकोज का यूनिट मिलता है।
इसके बारे में भी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे, बट ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं कि डाइसैकेराइड कौन सा है और किसके हाइड्रोलिसिस करने से हमें क्या क्या मिलेगा। जैसे सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का 1 यूनिट मिलेगा। अगर 1 मोल मैल्टोज या 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज एंड 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा। ट्राइसैकेराइड मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करके हमें 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रैफिनोज का 1 मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज प्लस 1 गैलेक्टोज। वैसे टेट्रासैकेराइड का एक एग्जांपल है स्टैचियोस। स्टैचियोस का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज मिलेगा एंड 2 यूनिट्स मिलेगा गैलेक्टोज का। So yeah, that was about the oligosaccharides. बढ़ते आगे, polysaccharides are polymers of monosaccharides. They are large polymers because monosaccharides multiple times एक के बाद एक connected रहता है to form a polysaccharide. तो polysaccharide का अगर hydrolysis करेंगे, it is going to give a large number of monosaccharide units. And इसके जो examples है, they are starch, cellulose and glycogen. ये सारे ही ग्लूकोज के ही polymers है. They are all polymers of glucose. सो इनका हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तभी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। इनके बारे में भी चैप्टर में आगे जाके थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज एल्डोसिस एंड कीटोसिस। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड का या तो कीटोन का ग्रुप रहेगा, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एल्डोसिस, इट कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। अगर कार्बोहाइड्रेट में कीटोन का ग्रुप रहेगा, if it contains a ketone group, it will be called ketosis. For example, glucose में aldehyde का group रहता है, we call it aldohexose. Aldo because it contains an aldehyde group and hexose because glucose में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। वैसे फ्रुक्टोज का दूसरा नाम है कीटोहेक्सोज, कीटो because it contains a ketonic group and hexose because फ्रुक्टोज में there are 6 कार्बन एटम्स। तो ये थोड़ा एल्डोसिस कीटोसिस का डेफिनेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसे एल्डोसिस कहेंगे, एंड कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन ग्रुप है तो इसे कीटोसिस कहेंगे। एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के ऑल्टरनेट नेम्स दे आर एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज रिस्पेक्टिवली। बढ़ते आगे, वी हैव टू स्टडी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर में सुक्रोज रहता है एंड सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C12H22O11। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे in the presence of dilute H2SO4 or dilute HCl, और dilute H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना मतलब यहां पे हीटिंग का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। So sucrose will undergo hydrolysis. It will give 1 mole of glucose and 1 mole of fructose. इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इट इज C6H12O6 ओनली, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा। स्ट्रक्चर्स के बारे में भी चैप्टर में आगे हम बात करेंगे, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो C12H22O11, दिस वाज सुक्रोज। इसको हमने बॉयल किया विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। बेसिकली सुक्रोज का अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा टू गिव 1 मोल, मतलब 1 मोल ऑफ सुक्रोज लोगे तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज मिलेगा। सो यू गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सो ये एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया ग्लूकोज का। इनका सेपरेशन करना होता है एंड इन्हें सेपरेट किया जाता है बाय अ टेक्निक कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक इसके ऊपर बेस्ड रहता है कि पानी में ग्लूकोज का सॉल्युबिलिटी कम रहेगा और फ्रुक्टोज का सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा। सो इनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर अगर लोअर करेंगे तो इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो ड्रॉप होना चालू करेगा, बट ग्लूकोज का सॉल्युबिलिटी कम है तो ग्लूकोज पहले क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा एंड दैट इज हाउ यू कैन ऑब्टेन ग्लूकोज फ्रॉम दिस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो एक बार आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, you get a solution containing a mixture of glucose and fructose. इसमें से ग्लूकोज को सेपरेट किया जाएगा by the technique of crystallization। बढ़ो आगे, the second method of preparation of glucose is from starch. Starch, like I said, is a polymer of glucose only.
इसका जनरल फॉर्मूला रहता है C6H10O5N। इसमें हम ऐड करेंगे N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर NH2O। You have to again carry out this reaction in the presence of dilute acids. So dilute HCl or dilute H2SO4 at a temperature of 393 Kelvin. And इसके लिए थोड़ा हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट भी रहेगा. So 2 to 3 atm pressure is required for this reaction to happen. The N particles of water are going to add on starch, and starch completely hydrolyze. Okay, it is going to form glucose. So you get N moles of glucose. So you get NC6H12O6, and like I said, the commercial method of preparation of glucose is from starch by this particular reaction. Starch काफी सारे जगह से मिल सकता है. It is present in corn, it is present in potatoes, and there are various sources for starch. तो starch का हाइड्रोलिसिस करना होगा in the presence of a dilute acid like dilute HCl at a temperature of 393 Kelvin and at a high pressure of 2 to 3 atmosphere, and that will give us glucose. So yes, that was the commercial method for preparation of glucose from starch. Before we proceed, just एक और बात ध्यान में रखना, ये dilute HCl मैंने फिलहाल बोला है, but NCERT में लिखा गया है dilute H2SO4. So write dilute H2SO4 only in your papers, but you should know that dilute H2SO4 use करो या चाहे dilute HCl use करो. Both of them are acids capable of hydrolyzing starch to finally give you glucose. So all I'm trying to say is दोनों acids चलेंगे. NCERT में सिर्फ dilute H2SO4 बोला है, dilute HCl बोला नहीं है. But like I said, दोनों acids equally capable रहते हैं of hydrolyzing starch and giving glucose. बढ़ो आगे. The structure of glucose looks something like this. So there are 6 carbon atoms. You begin with the aldehyde group. CHO group का carbon is the first carbon. This becomes the second carbon. Third carbon पे एक reversal आएगा. ये जो structure मैंने draw किया है, it is Fischer projection. Glucose का structure is drawn in terms of the Fischer projection. So yeah, इसे ध्यान में रखना है, and ये structure as it is memorize कर लेना. So ये glucose का structure होता है. The molecular formula you can count for yourself. It is C6H12O6. So yeah, it begins with the CHO group. CHO carbon, the aldehyde carbon is the first carbon of glucose. Second carbon पे H और OH आएगा. Third carbon पे H and OH का reversal आएगा कुछ इस तरीके से. फिर fourth carbon पर H OH normal अपने positions पे है. Fifth carbon पे H and OH इस तरीके से रहेंगे. और ये तुम्हारा आखिरी carbon, this is the CH2OH carbon. यहाँ पे notice करोगे तो second, third, fourth and fifth, all of these carbons are connected with different groups, and because of that these 4 carbons are the asymmetric carbons. So glucose के structure में हम बोल सकते हैं that there are a total of 4 asymmetric carbon atoms. इस structure का नाम रहता है, this structure is called D plus glucose. अब प्लस ग्लूकोज इसलिए कहते हैं because glucose is dextrorotatory. अगर लेवोरोटेटरी रहता तो मैं माइनस कहता, बट ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसलिए प्लस लिखते हैं. एंड डी एक और नेमिंग रहता है डी एंड एल करके, एंड दैट डी एंड एल डज नॉट रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो एंड लेवो. दिस डी और कैपिटल एल, स्ट्रक्चर या तो डी रहेगा या तो कैपिटल एल रहेगा. कैपिटल डी या कैपिटल एल, इट रिजेंबल्स इट इंडिकेट्स रिजेंबलेंस विथ ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, फिर ऊपर एक कार्बन, यहां पर H, यहां पर OH और ऊपर CHO. इट इज लाइक ग्लूकोज ओनली, बस ग्लूकोज में जो बीच में तुम्हारे पास CHOH का 4 ग्रुप्स आ गया था, वैसे ग्लिसरल्डिहाइड में CHOH का एक ही ग्रुप आएगा. ग्लिसरल्डिहाइड यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है इन as per the Fischer projection only. As per the Fischer projection, अगर CH2OH का OH और इमीडिएट ऊपर के कार्बन का OH अगर ये दोनों सेम साइड पर आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन. अगर ये वाला OH ऑपोजिट साइड पे आता तो उसे हम कहते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन. फिलहाल अगर ग्लूकोज में देखोगे तो CH2OH का OH यहाँ पर है और इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन का OH भी सेम साइड पर ही आया. बिकॉज ये दोनों OH तुम्हारे सेम साइड पर आ गए, इसलिए मैंने इस सेटअप को आई एम कॉलिंग इट द डी कॉन्फ़िगरेशन, एंड इस वजह से नाम आता है डी प्लस ग्लूकोज. तो ये पूरा लॉजिक याद रख लेना. ये तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर विथ अ रिवर्सल ऑन द थर्ड कार्बन,
and the aldehyde carbon being the first carbon. Total there are 6 carbon atoms, out of which 4 carbon atoms are asymmetric, means they are chiral carbon atoms. इस स्ट्रक्चर का नाम रहेगा D प्लस ग्लूकोज, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ये फिशर प्रोजेक्शन था. फिशर प्रोजेक्शन अगर ग्लिसरल्डिहाइड का देखोगे तो ग्लिसरल्डिहाइड के फिशर प्रोजेक्शन में CH2OH का OH और नेक्स्ट कार्बन का OH जब सेम साइड पे रहता है तो इसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. सो ग्लूकोज का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इस ग्लिसरल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन को मैच करता है, इसलिए इसे भी हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, बिकॉज CH2OH का जो OH था और ये इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन का OH ये दोनों सेम साइड पर आ गए, इसलिए इसको मैंने कहा सिमिलर टू ग्लिसरल्डिहाइड, मतलब द डी कॉन्फ़िगरेशन, एंड द नेम कम्स एज D प्लस ग्लूकोज. बढ़ते हैं आगे. द नेक्स्ट थिंग इज द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे, इफ देयर इज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये रिएक्शन ग्लूकोज को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा टू N-हेक्सेन. सारे के सारे ग्रुप्स रिड्यूस हो जाएंगे टू अल्काइल ग्रुप्स एंड यू विल सिंपली एंड अप हैविंग CH3, CH2, 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 CH3, and that forms N-हेक्सेन. एंड दैट्स द रिएक्शन. अगर ग्लूकोज को HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करेंगे तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा टू गिव यू N-हेक्सेन. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड. बढ़ो आगे. रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड. ये दोनों रिएक्शंस हमने एल्डिहाइड्स में पढ़े ही थे, एंड बिकॉज ग्लूकोज में एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये दोनों रिएक्शंस ग्लूकोज भी शो करेगा. सो CHO को एक बार प्रॉपरली लिख लेंगे एज द एल्डिहाइड ग्रुप. वी हैव C, H, डबल बॉन्ड O, एंड NH2OH का जो H2 है वो O को लेके बाहर आएगा. सो दिस H2O comes out and forms water. So minus H2O तुम्हारा बाहर आएगा, और ये जो C है it will form a double bond with nitrogen followed by OH. तो तुम्हें मिलेगा H, C, double bond, C double bond बनाएगा with N and OH. So C double bond NOH, and बाकी जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो as it is repeat होगा. It will be CHOH 4 times, then CH2OH, and the product you got is called glucose oxime. So glucose will react with hydroxylamine and it will form glucose oxime. It is the same reaction that you had done in aldehydes. ये O जो है वो H2 को लेके H2O फॉर्म करके बाहर आएगा, and carbon will form a double bond with NOH. So yeah, that's the final compound. You can again make glucose react. Now this is a different reaction. You can take glucose and make it react with HCl. ये CHO ग्रुप को वापस वही लिख लेंगे, CH double bond O. So we have C, we have H and double bond O. HCN will break as H plus and CN minus. CN minus is going to attack the carbonyl carbon. इससे जो product बनेगा it will look like this. I'll draw it here. So I have C, H, जो डबल बॉन्ड O है that will become single bond O minus, because इस कार्बन को अटैक किया CN ने, और O minus इस H plus को एक्सेप्ट करके OH फॉर्म करेगा. दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड सायनोहाइड्रिन्स. जब भी HCN एल्डिहाइड को अटैक करेगा तो जो एडिशन प्रोडक्ट बना उसे कहते थे सायनोहाइड्रिन. तो ये जो फाइनल कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड ग्लूकोज सायनोहाइड्रिन. नीचे का जो स्ट्रक्चर है दैट विल रिमेन एज इट इज. सो यू विल हैव CHOH 4 times, then you will have CH2OH, and yes, this compound like I said is called glucose cyanohydrin. So yeah, that was the reaction of glucose with hydroxylamine, giving you glucose oxide, and the reaction of glucose with HCN, that is hydrogen cyanide, to form glucose cyanohydrin. Take the next reaction. Glucose can react with bromine water. Now bromine water is a mild oxidizing agent. Bromine water is a mild oxidizing agent. It can only and only oxidize the aldehyde group. अगर aldehyde group को oxidize करोगे तो ये acid बनेगा COOH, और नीचे का part as it is रहेगा CHOH 4 times, and यहाँ पर CH2OH. The product you got is called gluconic acid. So when you oxidize glucose
with a mild oxidizing agent like bromine water it forms gluconic acid. ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ ऊपर का जो CHO ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बनाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन एज इट इज. अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे विद नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent. So nitric acid, it will not only oxidize glucose, but it can also oxidize gluconic acid. जो gluconic acid यहाँ पर बनाया था, this was gluconic acid. तो gluconic acid को भी ऑक्सीडाइज कर पाएगा HNO3 एंड ग्लूकोज को भी HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा. सो ग्लूकोज में ऊपर का पार्ट तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू COOH ग्रुप, बट जो नीचे का CH2OH है ये भी एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. बीच में जो CHOH 4 टाइम्स था वो एज इट इज बाकी रहेगा. दिस विल रिमेन अनटच्ड एंड नीचे आ जाएगा COOH. सो इवन दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, बोथ ऑफ देम इन ग्लूकोज, get oxidized to carboxylic acid by nitric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent. and gluconic acid लोगे तो gluconic acid में ऊपर तो ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड आ ही चुका था, नीचे जो CH2OH बाकी रह गया था वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय नाइट्रिक एसिड. एंड ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडाइज होने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा. दिस एसिड इज कॉल्ड सैकरिक एसिड. So yeah, these are two more reactions of glucose. That is glucose को अगर mild oxidizing agent से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा. एंड ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोज दोनों को भी अगर नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस, दैट इज सैकरिक एसिड. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. अब एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा था, ROH एंड टेक इन जनरल एन एसिड एनहाइड्राइड. तो ये इन जनरल एक एसिड एनहाइड्राइड हमने ले लिया. लेट्स मेक इट R डैश हियर. तो ये जो H है इट कम्स आउट एज H प्लस, इट गोज अवे विद दिस ऑक्सीजन, so you get RC double bond OOH. that forms the corresponding carboxylic acid. so एक प्रोडक्ट तो आ जाता है R dash C double bond OOH. like I said it forms from here and बाकी का जो पार्ट है that forms RO gets connected with the carbon here, so you get RO C double bond O R dash. So alcohol का एक ग्रुप, one alcohol group will react with one acid anhydride. यही चीज अगर ग्लूकोज में देखोगे तो ये पहला वाला कार्बन छोड़ के हर कार्बन के ऊपर एक एक OH का ग्रुप था. So there are a total of 5 OH groups on the carbon atoms and if one OH requires one acid anhydride then 5 OH groups are going to require 5 moles of acid anhydride. यहाँ पे जो acid anhydride लिया है that is acetic anhydride. So we are making glucose react with acetic anhydride and reaction में यही होगा कि जो अल्कोहल ग्रुप है उसका H बाहर आएगा, उसका H बाहर आके इतने पार्ट के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा. तो जितने भी OH के ग्रुप्स थे यहाँ पे, जो कि टोटल 5 OH के ग्रुप्स थे, इनमें से 5 H प्लस बाहर आएंगे और ये 5 H प्लस, ये जो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड थे उसमें से 5 एसिटिक एसिड के बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे. सो 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड विल कम आउट एज बाई प्रोडक्ट. ग्लूकोज में जो बचेगा दैट विल बी CHO ग्रुप. फिर यहां पर आएगा CH, O के साथ CHOH था तो CH रहेगा, O के साथ जो H था दैट H प्लस केम आउट एंड O माइनस गॉट कनेक्टेड विद द कार्बोनिल कार्बन ऑफ दिस पार्ट. तो ये जो ये वाला पार्ट तो बाहर निकाला था, ये वाला पार्ट कनेक्ट हो रहा था इस कार्बन के थ्रू ऑक्सीजन के साथ. तो C डबल बॉन्ड OR इज व्हाट गेट्स कनेक्टेड विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ आएगा C डबल बॉन्ड O और R मतलब यहां पर मिथाइल का ग्रुप आएगा. सो ये ग्रुप रिपीट करना है 4 बार बिकॉज देयर वर 4 OH ग्रुप्स इन द मिडिल एंड देयर इज 1 OH ग्रुप राइट एट द एंड. तो यहां पर आएगा CH2O, इसका H प्लस बाहर आ जाएगा and the O is going to connect with C double bond O R dash. So it connects with C double bond O and this R part here is CH3. We call this glucose pentaacetate. Glucose pentaacetate. ये रिएक्शन एक तरीके से कंफर्मेशन था कि ग्लूकोज के पास 5 OH के ग्रुप्स है
ऐसा इसलिए बिकॉज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज was reacting with 5 moles of acetic anhydride and like I said अगर अल्कोहल का एक ग्रुप रहेगा तो उसके लिए एक एसिड एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल लगेगा. सो बिकॉज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज was requiring 5 moles of acetic anhydride, ये जो रिएक्शन था, this reaction was a confirmation that this was a confirmatory reaction for the presence of 5 OH groups on glucose. So yes, keep that in mind that 5 groups on glucose were confirmed by the reaction of glucose with acetic anhydride. Reaction में था कि glucose and acetic anhydride are going to react forming glucose pentaacetate and 5 moles of acetic acid will come out as the byproduct. This was it with the reactions of glucose. बढ़ते आगे. There are certain reactions that are not shown by glucose. So एक reaction है that the pentaacetate of glucose, ये जो अभी अभी तुमने पढ़ा, the pentaacetate of glucose, this is not going to react with hydroxylamine. Hydroxylamine was NH2OH and NH2OH का रिएक्शन था CHO ग्रुप के साथ. अगर pentaacetate of glucose देखोगे तो CHO का ग्रुप तो है, बट CHO का ग्रुप होने के बावजूद ग्लूकोज जो है वो pentaacetate of glucose जो है वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा. सो कीप दैट इन माइंड. रिएक्शंस नॉट शोन बाय ग्लूकोज, ये वो रिएक्शंस है जो ग्लूकोज शो नहीं करेगा. द pentaacetate of glucose is not going to undergo any reaction with hydroxylamine. इसे याद रखना. द सेकेंड रिएक्शन इज नो रिएक्शन विद स्किफ्स बेस. Aldehydes normally react with Skiff's base and they restore the magenta color of Skiff's base. But ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बावजूद ग्लूकोज जो है वो स्किफ्स बेस के साथ रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा. सो दैट्स द सेकंड रिएक्शन दैट ग्लूकोज डज नॉट शो. एंड फाइनली सोडियम बाइसल्फाइड. एल्डिहाइड्स जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन भी अंडरगो करते हैं. दे अंडरगो द एडिशन इन दिस मैनर. RCH डबल बॉन्ड हो NaHSO3 में SO3 Na यहां पर आएगा. द डबल बॉन्ड बिकम्स अ सिंगल बॉन्ड एंड O के साथ H कनेक्ट होगा. So this is an addition product that aldehydes are going to form with sodium bisulfide. ये aldehydes के reactions के टाइम पढ़ा था हमने. But glucose में aldehyde group है. In spite of that, glucose does not show any reaction with sodium bisulfide. So ये तीन reactions ऐसे हैं जो glucose show नहीं करेगा. इसे ध्यान में रखना. And we continue with the next part. Something called cyclic structure of glucose. Glucose का ये जो structure है ये linear structure है. लीनियर स्ट्रक्चर में यहां जो फिफ्थ कार्बन है इसका हम OH का H प्लस निकालेंगे. तो यहां पर आएगा O माइनस. जो H प्लस निकला मेक इट ट्रैवल अप टू द CHO ग्रुप. CHO ग्रुप में बॉन्डिंग कुछ ऐसा था. इट वाज CH डबल बॉन्ड O. जो H प्लस आएगा यहां O के ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे. लेट H प्लस एक्सेप्ट 1 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. सो जैसे ही एक लोन पेयर एक्सेप्ट होगा ये OH बनेगा और O पे प्लस आएगा. O पे प्लस सस्टेन नहीं किया जाएगा. O कैन नॉट सस्टेन द पॉजिटिव चार्ज. ये डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन खुद ले लेगा. सो C और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा. C पे प्लस आएगा एंड O के ऊपर अपना 2 लोन पेयर वापस आ जाएगा. सो दिस पार्ट नाउ लुक्स लाइक C पे प्लस H एंड OH. सो आई विल राइट इट एज CH OH एंड C पे प्लस. अब ये C पे जो प्लस है इट विल बी अटैक्ड बाय दिस माइनस चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड. सो इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया तो यहां पर एक H था. दिस कार्बन थ्रू एन ऑक्सीजन आइटम इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद दिस कार्बन एंड ये तुम्हारा हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. जब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ होता है तब ये कार्बन तुम्हारा फर्स्ट कार्बन रहेगा. फर्स्ट कार्बन पे जो OH है इट कैन लाई ऑन दिस साइड, इट कैन लाई ऑन द अदर साइड ऑल्सो एंड डिपेंडिंग ऑन OH कहां पे लाई करेगा तुम्हारा दो फॉर्म्स बनेगा ग्लूकोज का. द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स. द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज दे आर कॉल्ड एनोमर्स. और ये जो फर्स्ट कार्बन है द फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन. लाइक आई सेड एनोमेरिक कार्बन का जो OH रहेगा
वो लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, इससे डिसाइड होगा कि तुम्हारा ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट है या बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है। अल्फा फॉर्म में ये वाला OH राइट में प्रेजेंट रहेगा। सो सेम अगर फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये CH OH अगर इस तरीके से राइट में रहा विथ द बॉटम स्ट्रक्चर रिमेनिंग एज इट इज, सो CHOH, फिर वापस तुम्हारा C, थर्ड कार्बन पे रिवर्सल HOH, then the fourth carbon HOH, then you have the fifth carbon CH, यहां पर तुम्हारा CH2OH। सो ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है बाय द ऑक्सीजन एटम टू दिस कार्बन। ये OH अगर ऐसे राइट में रहा, ये फिशर प्रोजेक्शन था, फिशर प्रोजेक्शन में OH, ये फर्स्ट कार्बन का OH अगर राइट में रहेगा देन दैट विल बी कॉल्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज बिकॉज लाइक आई सेड OH अगर राइट में है तो अल्फा ग्लूकोज, यही OH अगर लेफ्ट में रहता तो बीटा ग्लूकोज कहते हैं। डी ग्लूकोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू ग्लिसराल्डिहाइड, प्लस बिकॉज ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड ग्लूकोज इसका नाम था, सो ग्लूकोज। लाइक आई सेड यहां पर अगर रिवर्सल कर दोगे, मतलब H अगर यहां पर आएगा और OH अगर यहां पर आएगा तो अल्फा के बदले यू विल कॉल इट द बीटा फॉर्म। सो बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट में जाएगा और H राइट में आएगा। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर प्रॉपर हम 3D में ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर, ये शेप, ये मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड पायरिन। तो ग्लूकोज के जो भी हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे they are also called glucopyranos. They are glucose only, but the cyclic structures of glucose that you are drawing in 3D, these structures are also called glucopyranos because of their similarity to pyrin. ये जो ऑक्सीजन एटम हमने यहाँ रिंग में ड्रॉ किया, that oxygen atom is the oxygen atom we are showing over here. ये ऑक्सीजन एटम कनेक्ट होता है टू द फर्स्ट कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन, एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर आएगा CH2OH। सो यहां पर देखोगे तो ये ऑक्सीजन इट हैज टू कनेक्ट वन टू द फर्स्ट कार्बन, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम रहता है दोनों शेप्स में। अल्फा में जब बॉन्ड बनाएंगे तब H ऊपर दिखाना है, OH नीचे दिखाना है, इसे एज इट इज मेमोराइज करके रखना। बीटा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पे H एंड OH का फ्लिपिंग होगा। सो फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर और OH नीचे था, तो बीटा ग्लूकोपाइरेनोज में या बीटा ग्लूकोज में ऊपर OH आएगा और नीचे H आएगा। यू कैन रिमेंबर इट दिस वे, लीनियर स्ट्रक्चर्स में अगर अल्फा के लिए OH और CH2OH का OH अगर ये दोनों सेम साइड पे थे, अल्फा कार्बन के लिए OH के दोनों ग्रुप्स ऐसे अगर सेम साइड पे थे, तो यहां पर CH2OH एंड OH ऑपोजिट साइड्स पे रहेंगे फॉर द अल्फा स्ट्रक्चर। तो यहां पर एक बॉन्ड आएगा, दिस O हैड टू गेट कनेक्टेड विद द फिफ्थ कार्बन एटम, तो ये फिफ्थ कार्बन एटम था, नीचे H आएगा और सिक्स्थ कार्बन एटम ऊपर रहेगा ऑफ CH2OH। So for the alpha structure, OH of the first carbon and OH of CH2OH, they lie on opposite sides of the ring. CH2OH is on the upper side and OH is on the lower side of the ring. यहाँ पर भी तुम सेम बनाओगे, यहाँ पर तुम्हारा OH and CH2OH का जो कार्बन है, they are going to be on the same sides. ये फिफ्थ कार्बन, ये तुम्हारा सिक्स्थ कार्बन, this is also the sixth carbon here, और नीचे यहाँ पर H आएगा। We continue the structure further. ये HOH यहां पर है, इवन ऑन द सेकेंड कार्बन देयर विल बी H एंड OH। थर्ड कार्बन पर रिवर्सल था तो OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, एंड फोर्थ कार्बन इज अ नॉर्मल कार्बन अगेन, सो यहां पर OH और ऊपर H, एंड ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। सिमिलरली इसका भी स्ट्रक्चर खत्म करो, तो ये सेकेंड कार्बन पर H और OH आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी तुम रिवर्सल कर चुके हो, तो इस कार्बन पे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वही आएगा, H यहां पर, OH यहां पर, ये थर्ड कार्बन है, यहां पर एक रिवर्सल होगा, सो OH here and H here, and the fourth carbon remains as it is, H and OH. So yeah, these are your final structures of alpha D glucopyranose, मतलब alpha D glucose, and beta D glucopyranose, मतलब simple beta D glucose. So yeah, with that we are done with the cyclic structures of glucose in 3D. जैसे ग्लूकोज का पढ़ा वैसे अभी फ्रुक्टोज के भी स्ट्रक्चर्स देख लो। फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ही है, बट फ्रुक्टोज में कीटोन का ग्रुप उसका मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सो फ्रुक्टोज बिगिंस विद CH2OH, ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन,
फिर C डबल बॉन्ड हो, ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप, दैट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। थर्ड कार्बन पे एज यूजुअल रिवर्सल आता है, सो थर्ड कार्बन पे OH H आएगा, फोर्थ कार्बन पर HOH, फिफ्थ कार्बन पर HOH, एंड ये तुम्हारा सिक्स्थ कार्बन CH2OH। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया D माइनस फ्रुक्टोज का। माइनस इसलिए बिकॉज फ्रुक्टोज इज लेवो रोटेटरी, जैसे ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वैसे फ्रुक्टोज इज लेवो रोटेटरी। एंड डी इसलिए क्योंकि ये सिक्स्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन को देखोगे तो OH के दोनों ग्रुप्स तुम्हारे सेम साइड पर आ गए इन द फिशर प्रोजेक्शन, और OH के दोनों ग्रुप्स जब एंड वाले सेम साइड पे रहते थे तो ये रिजेंबल करता था डी ग्लिसराल्डिहाइड को, एंड इन रिजेंबलेंस विद डी ग्लिसराल्डिहाइड इसलिए हमने इसे डी कहा। लाइक आई सेड, ये OH का ग्रुप अगर लेफ्ट में रहता वी वुड हैव कॉल्ड इट कैपिटल L, एंड कैपिटल L एंड कैपिटल D आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल d एंड स्मॉल l. Small d and small l would represent dextrorotatory and levorotatory, but capital D and capital L they only resemble, they only represent resemblance to glyceraldehyde. तो फिलहाल OH के दोनों ग्रुप्स एंड वाले सेम साइड पर आ गए, सेम साइड मतलब राइट हैंड साइड पर आ गए, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने डी कॉन्फ़िगरेशन कहा फॉर फ्रुक्टोज, एंड द फाइनल नेम इज डी माइनस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, सो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए यहां का हमें H प्लस बाहर निकालना होगा। आई जस्ट रब आउट द नंबर्स, एंड H प्लस यहां से बाहर निकालेंगे तो O पे माइनस आएगा। लेट दैट H प्लस अप्रोच द ऑक्सीजन ओवर हियर, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे, H प्लस आके एक लोन पेयर ले लेगा, सो इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड O पे प्लस चार्ज आएगा। O के ऊपर प्लस चार्ज सस्टेन नहीं होता है, so O will take away one electron pair from the double bond। जैसे ये होगा वैसे ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। नाउ दैट कार्बन हैज टू गेट कनेक्टेड विद दिस ऑक्सीजन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी C। मान लो ये OH यहां राइट में रहेगा और ये CH2OH को हमने यहां लेफ्ट में लिख दिया। अब ये कार्बन कनेक्ट होने वाला है बाय द ऑक्सीजन एटम टू द कार्बन ओवर हियर, सो बीच में CHOH और CHOH दो बार आएगा, सो वी हैव C HOH, थर्ड कार्बन था तो रिवर्सल आया, फिर यहां पर आएगा CHOH, एंड इस वाले कार्बन के साथ कनेक्शन होगा, सो C H एंड O, एंड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा CH2OH। नाउ बिकॉज दिस OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, ये वाला OH और ये वाला OH जब भी सेम साइड पे रहेंगे इन द फिशर प्रोजेक्शन, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोज, एंड फ्रुक्टोफ्यूरेनोज बोलते हैं बिकॉज आई विल शो इट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर व्हाई फ्यूरेनोज, यू कैन सिंपली कॉल इट अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, और यू कैन कॉल इट अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। सो ये तुम्हारा अल्फा स्ट्रक्चर होगा, जब भी OH यहां का मतलब इस कार्बन का OH अगर राइट में आ गया फिशर प्रोजेक्शन में तो ये तुम्हारा अल्फा स्ट्रक्चर होगा फ्रुक्टोज का, एंड वही OH अगर लेफ्ट में आ गया, अगर ये OH और CH2OH को स्विच कर देंगे, OH ऑन द लेफ्ट एंड CH2OH ऑन द राइट, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बीटा स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, ये लीनियर स्ट्रक्चर्स में याद रखना। एंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्चुअल रहेगा, जैसे हमने पहले ग्लूकोज के लिए भी बनाया था, वैसे हमें फ्रुक्टोज के लिए भी ड्रॉ करना है। सो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, सबसे पहले ये वाला जो कंपाउंड है इसे फ्यूरिन कहते हैं, एंड द 3D स्ट्रक्चर लुक्स वेरी सिमिलर टू फ्यूरिन, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम फ्रुक्टोफ्यूरेनोज भी है। यू कैन कॉल इट फ्रुक्टोज ऑल्सो, फ्रुक्टोज सिर्फ लिखा तो भी चलेगा एंड फ्रुक्टोफ्यूरेनोज भी लिखा तो भी चलेगा बिकॉज ऑफ द रिजेंबलेंस विथ फ्यूरिन। ये तुम्हारा O कनेक्ट होता है टू द फर्स्ट कार्बन, दैट्स द फर्स्ट कार्बन, rather O gets connected to the second carbon, not the first carbon. फर्स्ट कार्बन CH2OH का कार्बन था और ये कार्बन सेकेंड कार्बन था, तो जो ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द सेकेंड कार्बन, नॉट द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन CH2OH का कार्बन है। सो या ये जो कार्बन है दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस कार्बन हियर इज आल्सो द सेकेंड कार्बन। OH अगर नीचे आएगा तो अल्फा रहता है, पिछले वाले में भी वही था, ग्लूकोज में भी वही पड़ा था। OH नीचे आएगा तो अल्फा, यहां पर OH ऊपर आ जाएगा
बेसिकली सेकेंड कार्बन पे ही तुम फ्लिपिंग करोगे टू गेट द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। वही तुमने यहां पर पढ़ा था, ये सेकेंड कार्बन पे फ्लिपिंग किया था टू गेट द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। सो या OH जब नीचे आएगा सेकेंड कार्बन पे तो ये अल्फा फॉर्म, ऊपर आएगा CH2OH, यहां पर भी आएगा CH2OH। थर्ड कार्बन पे रिवर्सल रहता है, सो दैट्स द सेकेंड कार्बन, दैट्स द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे रिवर्सल कर लो तो यहां पर आएगा OH और यहां पर H आएगा। यहां पर भी वही बात, थर्ड कार्बन पर रिवर्सल, सो ये आएगा OH और यहां पर H। फोर्थ कार्बन इज द नॉर्मल कार्बन, सो H एंड OH। फोर्थ कार्बन द नॉर्मल कार्बन, सो H एंड OH। ये तुम्हारा फिफ्थ कार्बन, नीचे H आएगा। एंड जैसे वहां पर भी CH2OH हमने ऊपर दिखाया था, वैसे यहां पर भी CH2OH हम ऊपर की तरफ ही शो करते हैं। सो ये तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आ गया ऑफ फ्रुक्टोज। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोस, और सिंपली इट इज अल्फा फ्रुक्टोज, एंड दिस स्ट्रक्चर इज बीटा फ्रुक्टोज, और द लॉन्ग फॉर्म इज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। ये जो स्ट्रक्चर्स है, आई एम सेइंग दीज आर द 3D स्ट्रक्चर्स, बट इनका एक्चुअल नाम रहता है हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स। पहले जो ग्लूकोज में भी पढ़ा था, ग्लूकोज में भी हमने जो ये वाला पढ़ा, दीज आर कॉल्ड द हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स। सो इन स्ट्रक्चर्स में से अच्छे से समझ के रखना कि तुम्हें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कैसे बनाना है, और यहां पर भी समझ के रखना कि लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज कैसा रहेगा। करस्पॉन्डिंग फिशर में तुमने साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे लिखा, द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स बोथ नीड टू बी नोन, एंड करस्पॉन्डिंग हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स में तुम्हारा अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज कैसा दिखेगा या कैसे लिखना है, ये भी तुम्हें आना चाहिए। या विद दैट वी आर डन विद दिस टॉपिक, एंड बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is the discussion about disaccharides. The first disaccharide we are discussing is sucrose. सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इसका रीजन है कि सुक्रोज का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। अब सुक्रोज बाय इटसेल्फ दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एंड फ्रुक्टोज इज लेवोरोटेटरी। बट ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेशन कम है और फ्रुक्टोज का लेवोरोटेशन ज्यादा है, तो ये जो फाइनल मिक्सचर बना, द फाइनल मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दैट इज लेवोरोटेटरी। तो सुक्रोज जो कि खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स अ लेवोरोटेटरी मिक्सचर, एंड दैट इज द रीजन सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बढ़ते हैं आगे, अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में यहां पर तुम्हें मिलेगा ग्लूकोज का यूनिट और यहां पर तुम्हें मिलेगा फ्रुक्टोज का यूनिट। ध्यान से देखना, इस वाले यूनिट में ये जो ग्लूकोज का यूनिट है, यहां पर ये वाला कार्बन देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन का जो OH का ग्रुप था वो नीचे की तरफ है, एंड बिकॉज ये OH ग्रुप नीचे की तरफ है ऑफ द फर्स्ट कार्बन, ये तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज हो गया। सो दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन इट इज कनेक्टेड विद द सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज जो हमने पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, इस वाले स्ट्रक्चर में या इस वाले स्ट्रक्चर में तुम्हारा सेकेंड कार्बन मैंने यहां पे शो किया था, बट इन फ्रुक्टोज और इन सुक्रोज जो फ्रुक्टोज का पार्ट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, और इस फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन तुम्हें यहां पे मिलेगा। अगर सेकेंड कार्बन यहां पर है, इट मींस कि तुम्हें ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें अपसाइड डाउन करके देखना होगा, तब जाके तुम ये वाला स्ट्रक्चर इमेजिन कर पाओगे। अगर ये तुम्हारा सेकेंड कार्बन है और सेकेंड कार्बन के ऊपर CH2OH ऊपर आया और OH नीचे आया, जब फ्लिप करके देख रहे थे ना, तब फ्लिप करके और ये वाला स्ट्रक्चर इमेजिन करो। इस स्ट्रक्चर में OH नीचे रहेगा, CH2OH ऊपर रहेगा, इस वाले में उल्टा हो जाएगा, CH2OH नीचे आएगा और OH ऊपर जाएगा, बट ऐसा था नहीं अपने पास। व्हाट वी हैड ओवर हियर इज CH2OH अप एंड OH ऑन द बॉटम साइड। सो वो मिलेगा इसको इन्वर्ट करके, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर को अपसाइड डाउन करके देखेंगे, तब जाके ये वाला स्ट्रक्चर मिला। कहने का मतलब सुक्रोज में जो फ्रुक्टोज वाला पार्ट रहता है, दैट इज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो जब भी सुक्रोज रहता है, सुक्रोज इज मेड बाय कंबाइनिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एंड ग्लूकोज का जो ये वाला पार्ट है, द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट in sucrose is the alpha isomer, and the isomer of fructose that is present is the beta isomer. इस बीटा आइसोमर को आगे भी हम इमेजिन कर सकते हैं,
ये सेकेंड कार्बन था, थर्ड कार्बन पे रिवर्सल आया तो OH ऊपर और H नीचे, फ्लिप करके इमेजिन करना था। तो ये थर्ड कार्बन पे रिवर्सल, OH ऊपर H नीचे का फ्लिप कर दो तो H ऊपर और OH नीचे। फिर फोर्थ कार्बन पे तुम्हारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में H ऊपर OH नीचे, फ्लिप करके इमेजिन किया, सो OH ऊपर और H नीचे। एंड फाइनली तुम्हारा आखिरी कार्बन, यहां पर ऊपर आएगा CH2OH और नीचे आएगा H, और फ्लिप कर दो, सो CH2OH नीचे एंड H ऊपर। एंड ये तुम्हारा फाइनल फुल स्ट्रक्चर हमने इमेजिन कर लिया ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। और यहां पे अगर देखोगे तो ये जो बॉन्ड बना COC, ये COC का जो बॉन्ड रहता है इट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम जो भी डाइसैकेराइड डिस्कस करेंगे उसमें तुम्हें ये सीखना है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब ये COC का जो बॉन्ड है वो किन कार्बन एटम्स के बीच में बना। ये जब बॉन्ड नहीं बना था तब यहां पर एक OH का ग्रुप था और यहां पर भी OH का एक ग्रुप था। इनमें से अगर H2O को निकाल देंगे तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कनेक्ट हो जाएंगे बाय एन ऑक्सीजन एटम। So the combination of these two carbon atoms by an oxygen atom, that entire group, like I said, ये तुम्हारा ग्रुप हो गया, या ये तुम्हारा लिंकेज जो है इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। Now that glycosidic linkage, if you see, it is present between the first carbon of alpha glucose and the second carbon of beta fructose. So glycosidic linkage is between C1 of glucose and C2 of fructose. अब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स याद करोगे तो C1 C2 ऑफ फ्रुक्टोज मतलब जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, दैट कार्बन एटम, द सेकेंड कार्बन एटम इज द कार्बन एटम ऑफ द C डबल बॉन्ड O पार्ट, एंड ग्लूकोज में द फर्स्ट कार्बन इज द कार्बन एटम ऑफ द CHO ग्रुप। तो जब तुमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड द सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज, तुमने अपने ग्लूकोज का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज का कीटोन ग्रुप कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे सुक्रोज में कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अवेलेबल नहीं रहेगा, बिकॉज फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स आर नॉट अवेलेबल। ये जो मॉलिक्यूल है ये फेलिंग्स टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट शो नहीं करेगा। ये फेलिंग्स रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा, डज नॉट रिड्यूस Fehling's reagent and Tollens reagent, hence sucrose is a non-reducing sugar. शुगर्स के बारे में हमें यह भी कमेंट करना होगा कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब दे विल रिड्यूस Fehling's reagent एंड Tollens reagent, लेकिन ये रिड्यूस Fehling's और Tollens को तो ही कर सकेंगे जब इनमें एक फ्री एल्डिहाइड का ग्रुप रहेगा, बिकॉज ये दोनों ही टेस्ट तुम्हारे एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट थे। तो अगर तुम्हारे ग्लूकोज का C1 का कार्बन ही तुमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यूज कर लिया तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एंड बिकॉज द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, सुक्रोज is not going to reduce Tollens reagent and Fehling's reagent, and that is why sucrose becomes an example of a non-reducing sugar. यहाँ एक और बात समझ के रखना, देखो Fehling solution and Tollens solution के साथ सिर्फ एल्डिहाइड्स ही रिएक्ट करते हैं, and ketones do not react with Fehling solution and Tollens solution. ये हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पढ़ा था, बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बायोमोलिक्यूल्स, तो जब भी हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करें, चाहे ये एल्डोसिस रहेगा या कीटोसिस रहेगा, इट डज नॉट मैटर, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो Fehling's एंड Tollens के साथ रिएक्ट करने ही वाला था। बट इवन इन फ्रुक्टोज अगर कीटोन ग्रुप अवेलेबल रहा, अगर कीटोन ग्रुप फ्री रहा, तो ये कीटोन ग्रुप फ्रुक्टोज का भी Fehling's रिएजेंट एंड Tollens रिएजेंट के साथ रिएक्शन अंडरगो करेगा। सो मोनोसैकेराइड्स के बारे में एक बात है, कमेंट अबाउट मोनोसैकेराइड्स इज all monosaccharides are reducing sugars. चाहे ये एल्डोसिस हो या कीटोसिस हो, इट डज नॉट मैटर, एल्डोसिस रहेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप रहा तो रिड्यूसिंग शुगर तो होने ही वाला है, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप इज एनीवे गोइंग टू रिड्यूस Fehling's reagent and Tollens reagent, बट ओनली इन मोनोसैकेराइड्स। इवन द कीटोसिस मतलब जो मोनोसैकेराइड्स में कीटोन का ग्रुप रहेगा वो मोनोसैकेराइड्स भी
फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे. सो ये रूल याद रखना दैट ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, विच मींस अगर तुम्हारा फ्रुक्टोज का भी कीटोन ग्रुप अगर फ्री रहता तो ये फेलिंग्स एंड टॉलेंस सोल्यूशन को रिड्यूस करता एंड द करस्पॉन्डिंग शुगर विल देन बी अ रिड्यूसिंग शुगर. फॉर नाउ सुक्रोज जो है इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज. तो तुम्हारे जो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स थे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो चुके थे, तो कोई फ्री ग्रुप तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं था, इसलिए फेलिंग्स या टॉलेंस सोल्यूशन रिड्यूस नहीं होगा एंड सुक्रोज फाइनली बिकम्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. टेक द नेक्स्ट शुगर. द नेक्स्ट वन इज मैल्टोज. मैल्टोज का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाला पार्ट अल्फा ग्लूकोज रिप्रेजेंट करता है एंड इवन दिस पार्ट इज अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज इसलिए बिकॉज ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH का ग्रुप नीचे की तरफ गया. अगर फर्स्ट कार्बन पे OH का ग्रुप नीचे की तरफ जाएगा तो ये तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था. सो इन मैल्टोज इफ यू सी, मैल्टोज में तुम्हारा ये वाला पार्ट अल्फा ग्लूकोज है बिकॉज OH ग्रुप हैज गॉन डाउन एंड ये भी तुम्हारा फर्स्ट कार्बन OH ग्रुप नीचे की तरफ, तो यहां पर भी जो ग्रुप आया वो अल्फा ग्लूकोज का ही ग्रुप आया. द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज ओवर हियर COC बॉन्ड. तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म कहां पर हुआ? इट इज फॉर्म्ड बाय C1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड C4 ये फोर्थ कार्बन है बिकॉज ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे देखो रिवर्सल आया HOH का और ये फोर्थ कार्बन. सो द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is formed between C1 of 1 glucose and C4 of the other glucose. अब इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है ये तुम्हारा एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की तरह बिहेव करेगा. सो बिकॉज यू हैव अ फ्री CHO ग्रुप हियर, इट इज नॉट अ CHO ग्रुप, आई नो दैट, बट अगर लीनियर स्ट्रक्चर इमेजिन करोगे तो लीनियर स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन CHO कार्बन था, तो ये जो ग्रुप यहां पर मिला या ये जो फर्स्ट कार्बन मिला बिकॉज ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम कहेंगे इट इज अ फ्री CHO ग्रुप. अगर ये फ्री CHO ग्रुप है तो ये वाला ग्रुप तुम्हारा फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा एंड दैट इज व्हाई maltose becomes an example of reducing sugar. So maltose is a reducing sugar and maltose का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोल्स मिलेंगे. If you hydrolyze 1 mole of maltose, from 1 mole of maltose you will get 2 moles of alpha D glucose. You can call it alpha D plus glucose because glucose is dextrorotatory. And yeah, that's about maltose. बढ़ो आगे. The next sugar is lactose. लैक्टोज में अगर ये वाला पार्ट देखोगे तो ये वाला पार्ट वापस ग्लूकोज आ गया, बट यहां पर फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर और H नीचे. OH जब ऊपर था तभी ये बीटा ग्लूकोज था, तो ये जो सेकेंड पार्ट आया लैक्टोज का दैट इज बीटा डी ग्लूकोज. वंस अगेन यू कैन कॉल इट बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी डैश प्लस डैश ग्लूकोज. सो या दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज एंड ये वाला जो पार्ट है इट इज गैलेक्टोज. गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया था बट यू कैन सी इट हियर. गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लूकोज. ये फर्स्ट कार्बन अगर OH का ग्रुप ऊपर गया तो ये बीटा हो जाएगा एंड OH का ग्रुप वहीं अगर नीचे आता तो अल्फा कहते हैं. सो OH ऊपर H नीचे. ये तुम्हारा सेकेंड कार्बन इज अ नॉर्मल कार्बन विद H अप OH डाउन. थर्ड कार्बन पे तुम्हारा रिवर्सल आया, फोर्थ कार्बन पे भी तुम्हारा रिवर्सल आया. जब नॉर्मल ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे भी रिवर्सल कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा गैलेक्टोज का. देन देयर इज द फिफ्थ कार्बन हियर एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर सिक्स्थ कार्बन आ गया CH2OH. सो द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लूकोज, बस तुम्हारा फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे भी H और OH का अगर रिवर्सल कर दोगे तो ग्लूकोज का गैलेक्टोज बन जाएगा. ये तुम्हारा बीटा इसलिए था बिकॉज OH का ग्रुप ऊपर गया. द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज ओवर हियर. दिस इज योर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म किसके बीच में हुआ? सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज. सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म्स बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड ये वाला जो कार्बन है इट इज द फोर्थ कार्बन. ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन. सो फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज. सो द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज and C4 of glucose.
वंस अगेन तुम्हारा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एक फ्री कार्बन है, सो यहां पे तुम्हारा एक फ्री CHO ग्रुप रहेगा, एंड बिकॉज देयर इज अ फ्री CHO ग्रुप, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस कर पाएगा टॉलेंस रिएजेंट को एंड फेलिंग्स रिएजेंट दोनों को. सो लैक्टोज बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. And like I said, lactose का अगर hydrolysis करोगे, if 1 mole of lactose is hydrolyzed, you will get 1 mole of beta D galactose and 1 mole of beta D glucose. And just for additional information, galactose B dextrorotatory होता है. It's like lactose में से जब galactose मिलेगा तब ये dextrorotatory form में मिलेगा. So the galactose here is dextrorotatory. So you can call it beta D plus galactose. Lactose overall by itself is also dextrorotatory. And even maltose जो है it is dextrorotatory. So yeah, this was the entire discussion about the disaccharides. Total हमने 3 disaccharides discuss किए, sucrose, maltose and lactose. And बढ़ते हैं आगे with the discussion of polysaccharides. The first polysaccharide to be discussed is starch. Starch is mainly composed of amylose and amylopectin. Amylose का percentage is 15 to 20%. And amylopectin is present in 80 to 85% quantity in starch. Amylose जो है, both amylose and amylopectin, these are both polymers of glucose only. These are both polymers of glucose only. And glucose maybe they are polymers of alpha D glucose. So yeah, the linear polymer is amylose. Amylose में जो भी ग्लूकोज के यूनिट्स रहेंगे वो एक लीनियर फॉर्मेट में अरेंज्ड रहेंगे, एंड अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग भी होने वाला है. इनके स्ट्रक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार प्रॉपर्टीज देख लो. बिकॉज ये लीनियर स्ट्रक्चर है, अमाइलोज इज द वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, एंड अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होने की वजह से ये वाटर इनसोल्यूबल रहेगा. द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं दिखाऊंगा. The glycosidic linkage is there between C1 and C4 carbon atoms of 2 glucose units. C1 of one glucose will bond with C4 of the other glucose, and that forms the glycosidic linkage. And ये जो भी linkages है, they are between the alpha D plus glucose units, because like I said, ये दोनों ही polymers, they are polymers of alpha D glucose. यहाँ पर amylopectin में तुम्हारा जो भी chain growth है, the linear part of the chain will grow by a glycosidic linkage between C1 and C4 carbon atoms of neighboring glucose units, and branching रहेगा between C1 and C6 carbon atom. The structure will look like this. ये structure है amylose का. If you see the glycosidic linkage, the alpha link means they are talking about the glycosidic linkage. It is there between the C1 of one glucose and C4 of other glucose. फिर ये वाला glucose, इसका C1 connect होता है C4 of दूसरे glucose के साथ, and that is how the entire polymer or the entire structure proceeds in a linear manner. तो ये linear structure आ गया, and this linear structure is the structure of amylose. Like I said, amylose starch में about 15 to 20% quantity में रहेगा, linear है, ये water soluble भी रहेगा, and the glycosidic linkage is between C1 and C4 of neighboring glucose units. And ये alpha glucose है, because if you see the first carbon, तुम्हारा OH का ग्रुप नीचे की तरफ गया. एंड ग्लूकोज पढ़ते टाइम मैंने पढ़ाया था, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स, इसमें फर्स्ट कार्बन का OH अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, एंड फर्स्ट कार्बन का OH नीचे की तरफ मतलब रिलेटिव टू CH2OH. सो वही चीज यहाँ पे देखी तुमने, रिलेटिव टू CH2OH तुम्हारा फर्स्ट कार्बन का OH नीचे की तरफ गया, सो ये तुम्हारे अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन. Once again, these are all alpha D glucose units. Alpha D glucose units का glycosidic linkage C1 C4 के बीच में आएगा. This will give you the linear part. यहाँ पर भी जो linear part देखोगे, इसमें तुम्हारा glycosidic linkage C1 C4 के बीच में ही आया. But when you talk about the branching in amylopectin, branching होता है between the first carbon of one glucose and the sixth carbon of other glucose. तो sixth carbon of some glucose units will be cross-linked or will be branched with the C1 carbon of some other glucose, and that is how the branching is going to look like in amylopectin. Once again, amylopectin ये 80 to 85% कंपोज करेगा स्टार्च को, ये हाईली ब्रांच्ड रहेगा, वाटर इनसोल्यूबल रहेगा because of the branching. The chain growth, the linear parts are going to grow because of glycosidic linkage.
between C1 C4 linkages, मतलब first carbon of one glucose will form glycosidic link, which will form glycosidic link with the fourth carbon of other glucose unit, and branching होगा between the C1 carbon of one glucose and C6 carbon of some other glucose unit. बढ़ते आगे. The next polymer to discuss is cellulose. Cellulose is a polymer of beta D glucose. जो पहले हमने स्टार्च देखा, that was a polymer of alpha D glucose. Cellulose is a polymer of beta D glucose. यहाँ पर भी अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तुम्हें मिलेगा C1 C4 के बीच में बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट्स. अब ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो CH2OH अगर रिंग के ऊपर आया तो जो OH रहेगा वो भी फर्स्ट कार्बन पे ऊपर की तरफ ही जाएगा. I'll show you that structure of glucose again. In the Haworth structure of glucose, if you check the first carbon, अगर CH2OH ऊपर गया और फर्स्ट कार्बन का OH भी ऊपर गया तो ये तुम्हारा बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है. Now if you check cellulose, in the structure of cellulose, इस रिंग में CH2OH ऊपर की तरफ आया एंड ये फर्स्ट कार्बन पे OH भी ऊपर की तरफ ही आया. तो ये जो यूनिट है, द रिपीटिंग यूनिट यू सी इज बीटा डी ग्लूकोज. तो बीटा डी ग्लूकोज का जब पॉलीमर बनाते हैं विद अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड ये तुम्हारा C4 है दूसरे ग्लूकोज का जिसका OH नीचे की तरफ आता है. So C1 of one glucose is bonded with C4 of the other glucose and that forms the glycosidic linkage. So glycosidic linkage is between C1 and C4 of neighboring glucose units. The monomer is beta D glucose and the final structure you get is the structure of cellulose. Cellulose is the main constituent of plant cell walls. This is the main constituent of plant cell walls. एक और बात सेल्यूलोज के बारे में ये है, देखो सेल्यूलोज ग्लूकोज का ही अगर पॉलीमर है तो कैन वी नॉट ईट सेल्यूलोज? द आंसर इज वी कैन नॉट ईट सेल्यूलोज बिकॉज ह्यूमन बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेंगे टू गिव ग्लूकोज. दैट इज द रीजन ह्यूमंस कैन नॉट ईट सेल्यूलोज बिकॉज ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. सेल्यूलोज फाइबर्स के फॉर्म में काफी फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता भी है. वी डू ईट इट बट लाइक आई सेड सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स रहते नहीं है. सो ये फाइबर्स की तरह ही फूड में प्रेजेंट रहेंगे एंड फाइबर्स की तरह ही एक्सक्रीट हो जाएंगे. दे विल नॉट गेट डाइजेस्टेड. दे मतलब सेल्यूलोज विल नॉट गेट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज लाइक आई सेड ह्यूमन बॉडी में वो एंजाइम्स है ही नहीं जो सेल्यूलोज को ब्रेक करेंगे. सो या दैट्स वन मोर कमेंट अबाउट सेल्यूलोज एंड टेक द लास्ट पॉलीसैकेराइड दैट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ये काफी सिमिलर रहता है टू अमाइलोपेक्टिन. नॉट अमाइलोपेक्शिन, इट्स अमाइलोपेक्टिन. या बट अमाइलोपेक्टिन जो है वो काफी ब्रांच था. ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन के कंपेयर में भी काफी ज्यादा रहेगा. सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट इट इज वे मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन. ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ओनली. ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो प्लस भी लिख सकते हो. सो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. सो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. Structure very similar to amylopectin but way more branched than amylopectin. Yeah, I said it's a polymer of alpha D glucose. Glycogen in the human body, it is stored in the liver, muscles and brain. जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट रहता है तो जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर किया रहता है लिवर, मसल्स एंड ब्रेन में, ये ग्लाइकोजन यूज अप होगा. ये ग्लाइकोजन बॉडी के एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे टू ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी विल बी मेट. सो द बॉडी एंजाइम्स ब्रेक डाउन glycogen. They break it down to glucose and the glucose requirement of the body is fulfilled by consuming the glycogen which is stored in the body. So yeah, that's about glycogen. And with that we are done with discussing the polysaccharides that were given in NCERT. With that we are also done with discussing the first part of the chapter, that is carbohydrates. We can now begin our discussions with the second part, that is proteins. Proteins are defined as polymers of alpha amino acids. अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा. यू विल हैव अ कार्बन एटम. कार्बन एटम कनेक्ट होगा विद COOH. COOH के बाद वाला जो कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन पे हमें अमीनो ग्रुप लगेगा. सो इस कार्बन पे एक NH2 का भी ग्रुप आएगा. सो वन कार्बन कनेक्टेड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, द सेम कार्बन कनेक्टेड विद NH2. फिर इस कार्बन का एक और वैलेंसी सेटिस्फाई होगा विद हाइड्रोजन एंड एक ग्रुप R ग्रुप रहेगा.
अब आर ग्रुप जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे अल्फा अमीनो एसिड का वैसे वैसे अल्फा अमीनो एसिड भी वेरी करेगा. So a different R will give you a different alpha amino acid, but a basic structure of alpha amino acid is this. You will have a carboxylic acid group connected to a carbon atom. इस अल्फा कार्बन पे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के इमीडिएटली बाद आएगा दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे NH2 का भी ग्रुप आएगा. सो दैट्स व्हाट वी कॉल अल्फा अमीनो एसिड. इस कार्बन का एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगा बाय हाइड्रोजन एंड एक वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगा बाय एन आर ग्रुप विच विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स. इसका अगर पॉलीमर बनाएंगे तो ये प्रोटीन रहता है. So that's what I said. Proteins are polymers of alpha amino acids. अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है. इसे अगर पॉलीमराइज करवाते हैं तो पॉलीमराइज कराने के लिए यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकालना पड़ेगा. सो लेट अस से वी टेक वन मोर अल्फा अमीनो एसिड. अल्फा अमीनो एसिड लिखते टाइम अ जनरल कन्वेंशन इज फॉलोड. NH2 हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा राइट में लिखेंगे. अगर इनका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर आएगा. सो ये OH बाहर आया, यहाँ से H बाहर आया तो यहाँ पर NH रहेगा एंड CONH दे बोथ कंबाइन विद वन अनदर एंड दैट एंटायर सीक्वेंस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. ये OH यहाँ से बाहर आएगा और चेन यहाँ से कंटिन्यू होगा. यहाँ से भी एक H बाहर आएगा और चेन यहाँ से कंटिन्यू होगा. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मिला दिस इज कॉल्ड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन में अगर यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. CO मतलब C डबल बॉन्ड O था एंड दैट वाज फर्दर कनेक्टेड विद NH एंड नाइट्रोजन वाज कनेक्टेड विद दिस कार्बन. ये जो जगह जगह पे CONH का लिंकेज आया दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स. दीज आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड लिंकेजेस. सो जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बिटवीन टू अल्फा अमीनो एसिड्स यू आर गोइंग टू हैव अ पेप्टाइड लिंकेज. वैसे यहाँ पे भी CONH मतलब एक और पेप्टाइड लिंकेज आएगा. फिर अगले अल्फा अमीनो एसिड के साथ जब लिंक बनेगा दैट विल आल्सो बी थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज. सो बेसिकली प्रोटीन्स दे हैव पेप्टाइड लिंकेजेस इन देयर स्ट्रक्चर. सो ऑल इन ऑल तुम्हारा जो मोनोमर है दैट इज द अल्फा अमीनो एसिड एंड अल्फा अमीनो एसिड का अगर पॉलीमर बना दोगे तो ये that will be called a protein. So proteins are polymers of alpha amino acids. बढ़ते हैं आगे. अब NCERT में एक टेबल दिया गया है ऑफ डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स. ये सारे अल्फा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमें मेमोराइज करके रखना है. फ्रॉम दिस टेबल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम इन द अर्लियर पेपर्स. सो फ्रॉम दिस सेक्शन दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. इस पूरे टेबल को मेमोराइज करने में काफी टाइम लगेगा. आई विल डेफिनेटली रीड आउट द एंटायर टेबल. It might not take me much time to read the table, but इसे memorize करना, इसे लिख के practice करना, इसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा. But make sure that you memorize it properly because, like I said, इस टेबल से past papers में काफी सारे questions पूछे गए हैं. So yeah, alpha amino acids इसका जो एक basic structure है ये मैंने कहा, it is carbon atom, one valency satisfied by hydrogen, one valency satisfied by NH2, one satisfied by the carboxylic acid group. एंड चौथा बॉन्ड बनेगा R के साथ. अब R ग्रुप जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे. तो हर अल्फा अमीनो एसिड के लिए हमने सिर्फ R का जो ग्रुप रहेगा वही लिखा है. द R ग्रुप व्हेन यू पुट इट हियर यू गेट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड. सो द फर्स्ट अल्फा अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन के लिए R के जगह पे H डालना होगा. आपको हर अल्फा अमीनो एसिड का 3 लेटर सिंबल एंड 1 लेटर सिंबल भी मेमोराइज करना है. So glycine का 3 letter symbol is GLY and 1 letter symbol is G. Further, the next alpha amino acid is alanine. Alanine के लिए R part will be replaced with the CH3 group. 3 letter symbol is ALA and 1 letter symbol is A. The next is valine. Valine के लिए R group ये बन जाएगा. So it is CH3 twice. Properly अगर इसको समझने का ट्राई करो तो R group के जगह पे सबसे पहले CH आएगा. So you have CH and CH3 twice, मतलब इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप एंड एक और मिथाइल ग्रुप एंड दैट एंटायरली बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ वैलाइन. वैलाइन का 3 लेटर सिंबल VAL एंड 1 लेटर सिंबल इज V. अब वैलाइन के ऊपर मैंने एक एस्ट्रिक्स मार्क किया है. एस्ट्रिक्स का मतलब है एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स का मीनिंग ये रहता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. दीज आर
not synthesized in the human body. Because because ये सारे acids, the essential amino acids, the essential alpha amino acids, they are not synthesized in the human body. इन्हें हमें consume करना पड़ेगा from external sources. जहां पर भी star mark नहीं है, these are non-essential alpha amino acids. Non-essential alpha amino acids means they are synthesized in the body. इसे हमें बाहर से consume करने का कोई requirement नहीं रहेगा. So yes, asterisk marking वाले जितने भी alpha amino acids है, they are essential alpha amino acids. Essential alpha amino acids means they are not synthesized in the human body and इन्हें हमें consume करना पड़ेगा from some external sources. So valine के structure के बारे में मैंने बात किया. We saw the 3-letter symbol, single letter symbol and full structure यहाँ पे मैंने draw करके रखा है. ये पार्ट एक बार रब कर देंगे और यहाँ पर वापस लिख लेंगे R. Take the fourth one, leucine. Once again asterisk mark है तो it is an alpha, it is an essential alpha amino acid. The structure will be CH2, CH के ऊपर CH3 twice. So this entire structure is going to replace the R part over here and that will give you the full structure of leucine. इसका 3-letter symbol LEU and 1-letter symbol is L. Further, the next one is isoleucine. Once again an asterisk mark. It is an essential alpha amino acid. मतलब ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा, इसे हमें कंज्यूम करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज दिस. ये पूरा का पूरा तुम्हारा आर ग्रुप का स्ट्रक्चर है. व्हेन यू पुट इट हियर you get the full structure of isoleucine. 3-letter symbol is ILE and 1-letter symbol is I. बढ़ो आगे. There are a total of 20 alpha amino acids in the entire table. हमने 5 पढ़ लिए. बढ़ते आगे with the 6th one. The 6th one is arginine. Once again asterisk mark. It is an essential alpha amino acid. arginine का स्ट्रक्चर ये रहेगा. जो कार्बन एटम वहां पे था उस कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा CH2. CH2 का ग्रुप 3 बार आएगा. So CH2, CH2, CH2 followed by NH, C, double bond NH, single bond NH2. 3-letter symbol is ARG and 1-letter symbol is R. The next one is lysine. Lysine में आएगा वो जो कार्बन था उस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा CH2, 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 CH2 4 बार and it will terminate with an NH2 group. The 3-letter symbol is LYS and 1-letter symbol is K. The next one is glutamic acid. ग्लूटामिक एसिड के लिए वो जो कार्बन था, दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ जो R पार्ट आ रहा है, सो इस कार्बन के साथ जो कनेक्शन होगा फॉर ग्लूटामिक एसिड द कनेक्शन विल बी विद CH2 followed by CH2 followed by COOH. 3-letter symbol is GLU and 1-letter symbol is E. The next one is aspartic acid. CH2COOH. ये तुम्हारा R ग्रुप का स्ट्रक्चर हो जाएगा and 3-letter symbol is ASP and 1-letter symbol is D. बढ़ो आगे. The next one is glutamine. Glutamine के लिए R ग्रुप का स्ट्रक्चर is CH2, CH2, C double bond O NH2. ये अमाइड का ग्रुप आ गया and yeah, this entire thing is R for glutamine. 3-letter symbol is GLN and single letter symbol is Q. The next one is asparagine. Asparagine में जो R ग्रुप है that is CH2, C double bond O NH2. 3-letter symbol is ASN and 1-letter symbol is N. If you realize ये काफी आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो काफी सारे ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल रहेगा, तो ऐसे भी तुम याद कर पाओगे. लाइक आई सेड इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू मेमोराइज द होल थिंग, बट इसे खास मेमोराइज करना बिकॉज टेबल से क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन द अर्लियर पेपर्स आल्सो एंड आप जो पेपर लिखोगे उसमें भी क्वेश्चंस इस टेबल से आ सकते हैं. सो या गो अहेड. 309 once again asterisk, it is an essential alpha amino acid. Essential alpha amino acid मतलब once again ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा, इसे हमें कंज्यूम करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. सो 309 का स्ट्रक्चर, द R पार्ट फॉर 309 विल बी CH, CH3 एंड CH के ऊपर OH एंड यहाँ पे आ जाएगा कार्बन ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर. 3-letter symbol is THR, THR and 1-letter symbol is T. The next one is serine. Serine के लिए R ग्रुप आएगा CH2OH and 3-letter symbol is SER and 1-letter symbol is S. Further we have cysteine. Cysteine के लिए it is CH2SH. ये CH2OH था, ऑक्सीजन के जगह अगर सल्फर डाल दोगे तो cysteine बनेगा. So CH2SH. 3-letter symbol is CYS and 1-letter symbol is C.
Then we have methionine. Once again, asterisk. So it is an essential alpha amino acid. And yeah, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी CH2, CH2, S, CH3. ये तुम्हारा R पार्ट का स्ट्रक्चर है. एंड इसका 3 लेटर सिंबल विल बी MET एंड 1 लेटर सिंबल इज M. बढ़ो आगे. There are 5 more alpha amino acids in the table. This one is phenylalanine. Once again asterisk. It is an essential alpha amino acid. phenylalanine मतलब alanine के लिए सिर्फ CH3 था. ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. एलेनाइन मतलब R ग्रुप फॉर CH3. CH3 का एक हाइड्रोजन अगर बेंजीन रिंग से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा phenylalanine. So phenylalanine is benzene ring, मतलब in short PH. PH CH2 further connected with that carbon in place of R. यहाँ R के जगह पे ये वाला ग्रुप आएगा. It is called phenylalanine. 3 letter symbol is PHE and 1 letter symbol is F. The next one is tyrosine. 3 letter symbol is TYR, 1 letter symbol is Y, and the structure will be this. ये CH2 कनेक्ट हो जाएगा कार्बन को टू द रिमेनिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे CH2 बेंजीन रिंग एंड पैरा पोजिशन पे OH का ग्रुप आएगा. बढ़ो आगे. द नेक्स्ट वन इज ट्रिप्टोफैन. वंस अगेन इट्स एन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, एक्सटर्नली कंज्यूम करना होगा. 3 letter symbol is TRP and 1 letter symbol is W. The structure is like this. You remember it this way कि यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग आएगा. Then there is a ring of 5 carbon atoms here, but इस पोजीशन पे कार्बन नहीं आएगा, नाइट्रोजन आएगा. In this ring there will be only one double bond over here. You might be thinking एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया. Definitely there is a double bond, but याद करने के लिए ऐसा याद करो कि ये तो पूरा बेंजीन ही था, बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तुमने बनाया वो यहाँ पर बनाया. और ये वाला कार्बन मतलब बेंजीन के इमीडिएटली बाद आने वाला जो कार्बन है, इट इज कनेक्टेड विद द CH2 ग्रुप एंड दैट CH2 ग्रुप फर्दर कनेक्ट्स विद द रिमेनिंग स्ट्रक्चर. सो ये तुम्हारा ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट वन इज हिस्टिडीन. हिस्टिडीन इज अगेन एन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड. 3 letter symbol is HIS and 1 letter symbol is H. The structure looks like this. It is a simple 5-membered ring. यहाँ पर NH आएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. सो या इट इज अल्टीमेटली अ 5-membered ring. दो जगह पे नाइट्रोजन आएगा. यहाँ पर NH आएगा बिकॉज ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो NH नहीं आएगा, सिंपल N रहेगा. This carbon atom will connect to a CH2 group and that CH2 will further connect with the remaining structure. Only the 20th, the last alpha amino acid proline, इसका 3 letter symbol PRO and single letter symbol is P. Only proline is the entire structure. ये तुम्हारा R का पार्ट नहीं है, ये तुम्हारा फुल स्ट्रक्चर है. So the full structure looks like this. ये कार्बन, कार्बन कनेक्टेड विद 1 हाइड्रोजन, कनेक्टेड विद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर NH2 का ग्रुप आना चाहिए था, बट NH2 के एक H को रिप्लेस किया एंड एक साइकिल यहाँ पे बना दिया. सो दिस कार्बन कनेक्टेड विद a CH2 ग्रुप हियर. दिस इज आल्सो a CH2 ग्रुप, फर्दर कनेक्टेड विद a CH2 ग्रुप हियर. सो 3 CH2 ग्रुप्स के साथ एक साइकिल बना एंड दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन. तो ये सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर मेमोराइज करके रखने हैं. लाइक आई सेड, यू हैव टू रिमेंबर द नेम, द स्ट्रक्चर मतलब आर पार्ट क्या रहेगा वो, इनका 3 लेटर सिंबल और इनका 1 लेटर सिंबल, ये सब कुछ याद रखना होगा. वंस अगेन दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड पेशेंस. शायद आपका आधा घंटा 1 घंटा इसमें निकल जाए, but make sure that you learn this properly because a lot of questions have come in the earlier papers from this section. बढ़ते हैं आगे. Certain properties of alpha amino acids. Alpha amino acids are soluble in water. Alpha amino acids can exist as a Zwitter ion. Zwitter ion मतलब plus and minus का charge on the same molecule at different locations. So अगर ये CHR, COOH and NH2 ये अगर अल्फा अमीनो एसिड था, यहां से H प्लस निकल के यहां पर आ सकता है. So that will give you COO minus over here. यहाँ पर NH2 था, H प्लस आके अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये ग्रुप बन जाएगा NH3 प्लस. Now you have a plus charge and a minus charge on the same molecule and the plus and minus charge they are at different locations. तो ये जो बना, this is called a Zwitter ion.
So alpha amino acids, they can exist in the form of Zwitter ions, and Zwitter ions का जो nature है, it is amphoteric. Amphoteric because Zwitter ion has the ability of reacting with acid as well as base. Because ये acid base दोनों के साथ react करेगा. Zwitter ion का nature is said to be amphoteric. ग्लाइसिन के अलावा सारे अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे. ऐसा इसलिए बिकॉज अल्फा अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर जो बनाया है यहां पर, इफ यू जस्ट ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर अगेन, कार्बन H R COOH and NH2. This carbon atom is an asymmetric carbon atom because it is bonded with 4 different groups. तो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स बनेंगे सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे. सिर्फ ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है बिकॉज ग्लाइसिन के लिए द R पार्ट बिकम्स H. अगर R के जगह पे H डालोगे तब तो अभी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गया. अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स रहेंगे तो अभी ये कार्बन तुम्हारा एसिमेट्रिक नहीं रहेगा. So glycine is not optically active, but other than glycine, except glycine, all other alpha amino acids are going to be optically active. Alpha amino acids के बारे में एक और comment ये है that most of the naturally occurring alpha amino acids are going to have the L configuration. ये L और D जो था, capital L and capital D, ये dextrolevo नहीं था. ये capital L and D, it only resembles it only represents resemblance to glyceraldehyde. ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरैल्डिहाइड, ये वाला जो आइसोमर है इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर ये वाला OH, ये फिशर प्रोजेक्शन में मैंने ड्रॉ किया है. फिशर प्रोजेक्शन में अगर ये वाला OH और ये CH2 का OH, ये दोनों अगर सेम साइड पे आते हैं तो इसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. सो दिस इज D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड. सो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर CH2OH और उसके बाद वाले कार्बन का OH, अगर ये दोनों सेम साइड पे आते हैं तो हम कहते हैं दैट इट रिजेंबल्स डी ग्लिसरैल्डिहाइड एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन. सो इसका जो ऑपोजिट रहेगा, अगर OH यहाँ ऑपोजिट साइड पे आ गया तो वी विल कॉल इट द L कॉन्फ़िगरेशन. सो मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स दे हैव द L कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स द कमेंट अबाउट अल्फा अमीनो एसिड्स. बढ़ते हैं आगे. जो प्रोटीन्स का एक क्लासिफिकेशन होता है, वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस कैन बी बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर शेप. सो प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स का जो शेप रहेगा इट इज कॉइल्ड शेप, एंड ये कॉइल्ड शेप पानी में ओपन अप हो सकता है. सो द कॉइल्ड शेप ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर वाटर सोल्यूबल इन नेचर. इसके जो एग्जांपल्स है, इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. एल्ब्यूमिन इन द एग, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन का ही एक एग्जांपल है. फाइब्रस प्रोटीन में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी फाइबर लाइक, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आएगा. दो अलग अलग फाइबर्स आपस में बॉन्डेड रहेंगे. द बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन देम इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर याद है तो प्रोटीन्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेजेस रहते हैं. पेप्टाइड लिंकेजेस में नोटिस करो, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन. जब हाइड्रोजन एक काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बॉन्ड करेगा तो इनमें एक चार्ज सेपरेशन आएगा. H will develop plus delta and N will develop minus delta. साथ में C double bond O भी एक पोलर ग्रुप है with a minus delta on O and a plus delta on carbon. तो ये CONH, the peptide linkages are highly polar, and इस वजह से फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है, फाइब्रस स्ट्रक्चर में दो अलग अलग फाइबर्स रहते हैं. इनके जो आपस में पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं इनके बीच में H बॉन्डिंग रहता है. That H bonding holds the fibers very tightly together, and yeah, that is one of the properties about fibrous proteins. So the fibers are held together by H bonds between the peptide linkages of different chains, and दो fibers को connect करने के लिए बीच में काफी बार disulfide bonds भी रहते हैं. Because of all these bonds, because fibers are so tightly held to one another, water में जब भी इनको डालते हैं तो fibers आपस में separate नहीं होते, and that is why fibrous proteins are water insoluble. Examples of fibrous proteins are keratin, which is present in hair, wool and silk, and one more example of fibrous protein is myosin. It is present in the muscles. बढ़ते हैं आगे. The next discussion is about the structure of proteins.
प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्लासिफाई किया गया है इनटू 4 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब द सीक्वेंस इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड. Sequence of linking of alpha amino acids that forms the primary structure of proteins. So the very base chemical structure of the protein is what we call the primary structure. Secondary structure में अगर ये primary structure को थोड़ा सा zoom out करोगे, you will realize that the alpha amino acid links, जो alpha amino acids के units थे, ये units अगर एक अल्फा अमीनो एसिड का यूनिट यहाँ पर था, तो ये किसी और अल्फा अमीनो एसिड के यूनिट के साथ एच बॉन्डिंग फॉर्म करेगा थ्रू द पेप्टाइड लिंकेजेस. ये सारे पेप्टाइड लिंकेजेस है. दीज आर द CONH पेप्टाइड लिंकेजेस. The CONH peptide linkages are forming H bonds with the CONH peptide linkages of some other alpha amino acid in that very structure. ये जो shape बना, it's called an alpha helix. अल्फा हेलिक्स मतलब अगर राइट हैंड के फिंगर्स टर्न करोगे तो राइट हैंड के फिंगर्स के डायरेक्शन में ये हेलिक्स ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा. सो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज द एक्चुअल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड. इट इज बेसिकली द सीक्वेंस इन विच यू आर लिंकिंग द अल्फा अमीनो एसिड्स. इसका स्ट्रक्चर जो शेप कंसिडर करे, जो शेप बनाने वाला है, उस शेप को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक टाइप अल्फा हेलिक्स रहेगा and the second type is beta pleated sheets. Beta pleated sheets अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्प्रेड आउट है. इट इज स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर. ये तुम्हारा एक अल्फा अमीनो एसिड का पूरा चेन. इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये C डबल बॉन्ड O NH के साथ H बॉन्डिंग करता है एंड दिस इज H बॉन्डिंग बिटवीन द पेप्टाइड लिंकेजेस ऑफ टू डिफरेंट चेन्स. ये एक चेन, ये दूसरा चेन, ये तीसरा चेन. So these three chains are flattened out to the maximum possible level. और इनके बीच में जो अट्रैक्शन आया, this is H bonding between the peptide linkages of different chains. ये जो full structure बनेगा, that structure is called beta pleated sheets. So alpha helix and beta pleated sheets, this is what forms the secondary structure. Secondary structure, like I said, two examples or two types. एक बनेगा alpha helix and the second type you get is beta pleated sheets. अगर टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स समझने हैं तो ये डायग्राम दिया गया है इन द NCERT. इट्स अ वेरी गुड डायग्राम टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वाटरनरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स वुड मीन. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट शोज यू द सीक्वेंस इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड. सो ये तुम्हारा मेन केमिकल कॉम्पोजिशन बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर. दे हैव शोन यू एन अल्फा हेलिक्स ओवर हियर, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसी को थोड़ा और बड़ा करके देखोगे, सो अल्फा हेलिक्स का फर्दर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर. एंड जब दो चेन्स इस तरीके से आपस में एक सर्टेन वे में एग्जिस्ट करेंगे, ये आपस में अपना कौन सा शेप फॉर्म करेंगे, दैट फॉर्म्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. थोड़ा थियोरेटिकल था बट दैट इज द एंटायर डिस्कशन अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स. डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है जब भी टेम्परेचर या पीएच में कोई भी चेंज आएगा. अगर टेम्परेचर या पीएच को चेंज करते हैं तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में. जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे स्टार्ट अनकॉइलिंग. जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स तुमने पढ़े, इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है. बेसिकली प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली लूज करता है. The secondary and tertiary structures are completely destroyed, but the primary structure remains intact. मतलब chemical composition of the protein does not change. बस जो secondary, tertiary and quaternary structures थे, ये completely destroy हो जाते हैं. And that entire phenomena is called denaturation of proteins. Like I said, ये change आता है because of changes in temperature और changes in pH. मतलब एसिड या बेस डाल दोगे तो ये चेंज आएगा, या तो हीटिंग करोगे तो चेंज आ जाएगा. इट कैन इवन हैपन ऑन कूलिंग. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स. यू शुड नो दैट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इट विल रिमेन इंटैक्ट. मतलब जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, बट द प्रोटीन बाय इटसेल्फ इज गोइंग टू लूज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. इसके कुछ एग्जांपल्स,
It is coagulation of egg white on heating and curdling of milk due to lactic acid, which are produced by bacteria in the milk. So these are two examples of denaturation of proteins. बढ़ते हैं आगे. एंजाइम्स का डेफिनेशन समझ लो. एंजाइम्स आर केमिकली दे आर प्रोटीन्स ओनली. एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स ही होते हैं. प्रोटीन्स मतलब once again these are polymers of alpha amino acids. Enzymes are proteins only, but these are proteins that are synthesized by the human body, and they have to act as a catalyst for very specific biological reactions. So enzymes, once again, enzymes are proteins only. They are polymers of alpha amino acids, but these are polymers that are synthesized by the human body, and they have to act as catalysts for very specific biological reactions that are happening in the human body. For example, one of the reactions is maltose एक डाइसैकेराइड है, और maltose का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ग्लूकोज के. ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले सेक्शन में पढ़ा था इसी वीडियो में. इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक एंजाइम लगता है maltase. So maltase is the enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose to give 2 moles of glucose. So ये डेफिनेशन ध्यान में रखना एंजाइम्स का. एंड वन मोर डेफिनेशन यू शुड नो इज ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम्स. ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम्स मतलब ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं, दे कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट एंड द रिडक्शन ऑफ द अदर सबस्ट्रेट साइमल्टेनियसली. ये कुछ डेफिनेशंस एनसीईआरटी में देके रखे हैं, इन्हें ध्यान में रखना. ये वाला एग्जांपल भी एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने. सो या मेक श्योर दैट यू नो दीस थिंग्स. एंड विद दैट we are done with discussing everything about the second section, that is proteins, and we can now continue with the third section, that is vitamins. Vitamins का original understanding था that these are some vital amines required for the body. So vital amines का short form करके vitamins आ गया. ये definition later on discard कर दिया था because ऐसा देखा गया था कि vitamins जो सारे हैं they are not all of the vitamins they are not amines, and some compounds which are not amines they still fall under the category of vitamins. So जो नया definition है वो ये है that vitamins are organic compounds that are required in the diet in only small quantities. विटामिन्स का रिक्वायरमेंट डाइट में बहुत कम क्वांटिटीज में रहेगा. इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वैसे विटामिन्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता. दीज आर जस्ट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनका रिक्वायरमेंट काफी कम रहेगा डाइट में, काफी कम क्वांटिटी में, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर performing very specific biological functions. These functions are required for the normal maintenance and optimum growth of an organism. So ये वाला definition आपको याद करना होगा for writing the board papers. Vitamins में classification होगा into fat soluble and water soluble vitamins. ये याद रखना है that vitamins A, D, E, K, these are fat soluble vitamins, and vitamins B and C, they are water soluble vitamins. The fat soluble vitamins they are stored in the liver and adipose tissues of the human body, whereas B and C जो vitamins है they have to be supplied regularly in the diet because ये vitamins excrete हो जाएंगे यूरिन में. They are soluble in the water means they are soluble in the urine also. ये vitamins बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते and they are continuously excreted in the urine of the human body, so they need to be supplied regularly in the diet. इनको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है बॉडी में except for vitamin B12. तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना अबाउट विटामिन्स that they are classified into fat soluble and water soluble vitamins. The fat soluble vitamins are A, D, E and K, and the water soluble vitamins are B and C. NCERT में एक टेबल देके रखा है of vitamins, then their sources, and then the disease which is caused because of the deficiency of these vitamins. आपको याद रखना है विटामिन और उसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा. ये आपको सोर्सेज याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज सोर्सेज काफी जनरल है एंड पुराने पेपर्स में सोर्सेज के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं. बट ऑन द अदर हैंड कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा ये याद रखना जरूरी है. इसके ऊपर पुराने पेपर्स में काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो यस, लेट्स लुक एट द लिस्ट. विटामिन ए डेफिशिएंसी विल कॉज xerophthalmia. इट मींस हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ द आई एंड नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन B1 इसका दूसरा नाम है थायमीन. इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा बेरी दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ. द नेक्स्ट वन इज विटामिन B2. विटामिन B2 का दूसरा नाम इज रिबोफ्लेविन. इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा कीलियोसिस which is fissuring at the corners of the mouth and lips, digestive disorders and burning sensation of the skin. The next one is vitamin B6, also called pyridoxine.
इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा कॉन्वर्जेंस। देन देयर इज विटामिन सी ऑल्सो कॉल्ड ascorbic एसिड, इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा स्कर्वी दैट इज ब्लीडिंग गम्स। द नेक्स्ट वन इज विटामिन B12, इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा पर्नीशियस एनीमिया दैट इज आरबीसी डेफिशिएंसी इन हेमोग्लोबिन। द नेक्स्ट वन इज विटामिन डी, इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा रिकेट्स दैट इज बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया दैट इज सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन्स इन एडल्ट्स। द नेक्स्ट वन इज विटामिन ई, इसके डेफिशिएंसी से कॉज होगा इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। एंड फाइनली विटामिन के, अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी रहा इट विल लीड टू इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ये सारी चीजें लाइक आई सेड मैंने एनसीईआरटी के टेबल से एज इट इज नोट डाउन की है, आपको भी इसे इसी तरीके से मेमोराइज करना होगा। लाइक आई सेड विटामिन के डेफिशिएंसी से मतलब किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पहले आ चुके हैं। सो या इसे लर्न करके रखना। एंड वी कैन नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में हमें दो मेन चीजें पढ़नी है दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म इज रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए का एक बायोलॉजिकल फंक्शन ये है, सबसे पहली बात तो ये कि डीएनए हर पर्सन का यूनिक रहता है। एवरी डिफरेंट पर्सन हैज अ डिफरेंट डीएनए ऑफ हिमसेल्फ। So yeah, DNA का एक वो बात है that it is unique for every person. It can be used to identify a specific person. So yeah, DNA is unique for every person. DNA का biological function है that it stores the information about what chemicals are to be synthesized in the body. And ये chemicals synthesize करने का काम RNA का रहता है. So DNA it stores the information about what chemicals have to be synthesized in the body and the synthesis of the chemicals as per the information stored in the DNA. ये केमिकल का सिंथेसिस करने का काम आरएनए का रहता है। डीएनए आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, यू हैव अ शुगर, अ सर्टेन शुगर, और इनका जो भी शुगर है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो इनका क्या रहेगा। सो यू हैव अ सर्टेन शुगर, शुगर के ऊपर ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर एक बेस आएगा। डीएनए आरएनए के अलग सेट ऑफ बेसिस रहते हैं, ये बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट ऑल एंड ऑल इतना समझ लो कि एक शुगर का यूनिट रहेगा। द शुगर यूनिट विल हैव अ सर्टेन बेस अटैच्ड विद इट एंड दो शुगर यूनिट्स के बीच में एक फॉस्फेट का लिंकेज आएगा। दे आर कॉलिंग इट अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, यू कैन सिंपली कॉल इट अ फॉस्फेट लिंकेज। फॉस्फेट लिंकेज होता है बिटवीन द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ द अदर शुगर। वैसे ये वाला शुगर इसका फिफ्थ कार्बन यहाँ पर है तो इसका फॉस्फेट लिंकेज ये ओ कनेक्ट हो जाएगा किसी और शुगर के थर्ड कार्बन को। सो ऐसे 3 to 5 कार्बन के बीच में जब ये फॉस्फेट लिंकेज आएगा एक पूरा चेन ग्रो करेगा एंड द एंटायर लॉन्ग चेन दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज गोइंग टू लुक लाइक। तो ये तुम्हारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। जो दो अलग अलग लोगों के डीएनए में डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इज इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ये बेस का सीक्वेंस एक पर्सन का अगर एक सर्टेन सीक्वेंस है तो दूसरे पर्सन का सीक्वेंस अलग रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए ऑफ टू पीपल इज इन द सीक्वेंसिंग ऑफ दिस बेसिस। जो शुगर्स रहते हैं उनका बेस स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए इसका नाम है बीटा डी राइबोस, रिप्सोस नहीं राइबोस। So yeah, I'll just make that spelling correction. And the sugar present in DNA is beta D2 deoxyribose. This is the sugar in DNA, and the sugar present in RNA is beta D ribose. Cyclic forms जब हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में भी पढ़े थे तभी भी यही पढ़ा था कि रिंग में O के बाद जो कार्बन आएगा इस कार्बन के ऊपर जब OH नीचे और H ऊपर आएगा तो ये अल्फा फॉर्म रहेगा एंड OH ऊपर और H नीचे रहेगा तो ये बीटा फॉर्म रहेगा। सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम, इस कार्बन पे OH जब ऊपर जाएगा तब बीटा कार्बन, मतलब ये रिंग के ऊपर अगर OH गया तो बीटा कार्बन नहीं बीटा फॉर्म। सो यहाँ पे बीटा डी रिबोस था एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्म बीइंग बीटा OH का ग्रुप यहाँ पर ऊपर जाएगा। सेकेंड कार्बन पे रिवर्सल आएगा। ये राइबोस के लिए हमें मेमोराइज करना है दैट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन दोनों पे रिवर्सल आएगा। सो OH ऊपर H नीचे, यहाँ H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर भी एक रिवर्सल आएगा ऑन द थर्ड कार्बन। सो H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर द ग्रुप प्रेजेंट आफ्टर मतलब ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन है इसके ऊपर का ग्रुप इज CH2OH
इट वॉज CH2OH इन फ्रुक्टोज ऑल्सो एंड इन ग्लूकोज ऑल्सो, यहाँ पर भी यही ग्रुप आएगा एंड नीचे एक H आएगा. So that is the final structure of beta D ribose. When I say beta D 2 deoxyribose, deoxy मतलब हमें एक ऑक्सीजन आइटम निकालना पड़ेगा फ्रॉम द सेकेंड कार्बन. फिलहाल ये बीटा फॉर्म है, तो ये जो फर्स्ट कार्बन था यहाँ पर तुम्हारा OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा. आई सेड सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन. सेकेंड कार्बन से हमें ऑक्सीजन निकालना है, इसलिए मैंने कहा डीऑक्सी. सो ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे H आएगा. फिर थर्ड कार्बन, द स्ट्रक्चर विल रिमेन दिस ओनली, H एंड OH, H अप OH डाउन एंड यहाँ पर यही CH2OH एंड H. So CH2OH up and H down. These are the structures of the base sugars. Base sugars means only the sugars. The sugars that are present in DNA and RNA, they are beta D 2 deoxyribose. ये तुम्हारा DNA का sugar और ये उसका structure. And beta D ribose is the sugar in RNA and the full structure of that sugar is over here. Like I said, sugar का जो continuation होगा, तुम DNA या RNA का structure बनाओगे तो दो sugar molecules आपस में कंबाइन होने वाले हैं बाय अ फॉस्फेट लिंकेज, एंड द फॉस्फेट लिंकेज विल बी बिटवीन द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ द अदर शुगर. तो ये CH2OH का जो कार्बन है ये तुम्हारा फिफ्थ कार्बन, और जो थर्ड कार्बन है वो ये वाला कार्बन है. सो द कार्बन एटम्स जिनके बीच में फॉस्फेट लिंकेजेस आएगा, इट विल बी दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. मतलब ये कार्बन का फॉस्फेट लिंकेज किसी और शुगर के साथ होगा और इसका फॉस्फेट लिंकेज किसी और शुगर के साथ जाएगा. And that's how the chain will continue. And तुम्हारा बेस का जो सब्स्टिट्यूशन आया, it's right there on the first carbon. So ये फर्स्ट कार्बन पे जो OH का ग्रुप रहेगा, ये OH रिप्लेस हो जाएगा विद द बेस. एंड दैट इज हाउ, लाइक आई सेड, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ DNA एंड RNA. जो बेसिस प्रेजेंट रहता है, द बेसिस प्रेजेंट इन DNA, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो ATGC. दैट इज एडेनाइन, थाइमीन, ग्यूआनाइन एंड साइटोसिन. इनके स्ट्रक्चर्स भी तुम्हें पढ़ने हैं एंड मेमोराइज करने हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. आरएनए में जो बेसिस प्रेजेंट रहेंगे, दे आर AUGC, एडेनाइन, यूरासिल, ग्यूआनाइन एंड साइटोसिन. इनके स्ट्रक्चर्स देखना शुरू करो, इन्हें मेमोराइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो एडेनाइन के स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास सबसे पहले एक बेंजीन रिंग तुम्हें बनाना है. बेंजीन रिंग के इस वाले पोजीशन पे एंड पैरा वाले पोजीशन पे एक एक नाइट्रोजन का एटम आएगा. Now whenever you are making adenine and guanine इसमें टोटल दो रिंग्स बनेंगे. guanine के लिए भी पहले ये वाला रिंग बना लो. So you will have a benzene ring, but इस पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा और इस पोजीशन पे भी नाइट्रोजन आएगा. एडेनाइन और guanine का जो सेकेंड रिंग आएगा, ये दोनों सिमिलर है. सिमिलर मतलब दे आर एग्जैक्टली द सेम. द सेकेंड रिंग, सो यहाँ पर आएगा एक नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ. सिमिलरली यहाँ पर एक नाइट्रोजन आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन दैट गेट्स कनेक्टेड हियर. सो यू कैन सी अ 5-membered ring over here, a 6-membered ring over here, 5-membered ring here and a 6-membered ring here. Like I said, the 5-membered ring is identical for both guanine and adenine. यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा. Now keep in mind, whenever nitrogen is involved in a double bond, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं. अब इसके आगे कोई और बॉन्ड आएगा नहीं, तो नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड में रहेगा उसके ऊपर H नहीं आएगा. यहाँ का जो नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है. इट हैज फॉर्म्ड ओनली अ सिंगल बॉन्ड हियर एंड अ सिंगल बॉन्ड हियर. तो जो आखिरी का बचा हुआ वैलेंसी है वो H के साथ सेटिस्फाई होगा. सो ये जो ग्रुप बनेगा दैट विल बी द NH ग्रुप. यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी CH, बिकॉज कार्बन के 1, 2, 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं, तो एक बॉन्ड बचेगा. सो ये तुम्हारा जो ग्रुप रहेगा दैट विल बी द CH ग्रुप. अब इस वाले रिंग में देख लो, फॉर एडेनाइन देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड हियर, 1 डबल बॉन्ड हियर एंड 1 डबल बॉन्ड ओवर हियर. बिकॉज ये और ये दोनों नाइट्रोजन ने अपने अपने डबल बॉन्ड्स बना दिए. इफ यू काउंट, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं, इसके भी 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं, तो दोनों नाइट्रोजन के ऊपर आगे फर्दर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. यहाँ पर आएगा NH2 व्हेन यू टॉक अबाउट एडेनाइन. एंड ये तुम्हारा फुल स्ट्रक्चर हो चुका है एडेनाइन का. अब guanine बनाओगे तो guanine में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आएगा. At this position you have a double bond O. Now that this nitrogen is not involved in the formation of any double bond, इसका एक बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, तो एक H आएगा, because the third bond will be satisfied by hydrogen. यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ चुका है,
So this carbon is a C double bond O carbon and the remaining two valencies are satisfied here. इस कार्बन पे कोई H नहीं आएगा, इस पे भी कोई H नहीं आएगा, बिकॉज इन दोनों के चार चार बॉन्ड्स बन चुके हैं. ये CH का कार्बन होगा बिकॉज ऑफ 1, 2 and 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म, एंड चौथा बॉन्ड बनेगा H के साथ. इस नाइट्रोजन पे कुछ नहीं, एंड इस वाले कार्बन पे एक NH2 का ग्रुप आएगा. सो अ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर फॉर बोथ द स्ट्रक्चर्स. थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा मेमोराइज कर लो, अपने आप याद हो जाएगा. लाइक आई सेड, फॉर योर फाइनल एग्जाम्स इनको तुम्हें मेमोराइज करके रखना है. सो दैट इज एडेनाइन, दैट इज ग्यूएनाइन. द अदर बेसिस, एडेनाइन फिनिश किया, ग्यूएनाइन फिनिश किया. द नेक्स्ट 3 बेसिस आर साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल. इनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है आपस में भी. इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के लिए भी ये फर्स्ट रिंग हमें एज इट इज बनाना होगा. फर्स्ट रिंग मतलब 6 मेंबर्ड रिंग. इस वाले और इस वाले पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा. सो या वी हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग with a nitrogen here and a nitrogen here. Once again we will make the same ring, nitrogen here, and yeah, the same thing, nitrogen here and a nitrogen here. इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में इसे अल्फाबेटिकली याद रख लो. अल्फाबेटिकली पहले आएगा साइटोसिन, then there is thymine, and finally there is uracil. So yeah, you can remember the structures alphabetically only. And यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा फॉर ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स. इतना स्ट्रक्चर इन तीनों का जो है वो आइडेंटिकल रहेगा. यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा. There is a double bond here also. Actually there is a double bond here for all the 3 structures. Only for cytosine. Now only for cytosine. इतना स्ट्रक्चर हमने देखा सबका सेम है. साइटोसिन के लिए यहां पर भी एक डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर एक NH2 का ग्रुप आएगा. इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स बने? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो तीसरा बॉन्ड बनेगा H के साथ. इस नाइट्रोजन ने एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया. सो नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड्स यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर. इस N के ऊपर और कोई H नहीं आएगा. सो ये तुम्हारा फुल स्ट्रक्चर हो गया साइटोसिन का. द नेक्स्ट वन इज थाइमीन. थाइमीन के लिए डबल बॉन्ड O यहां पर भी आया. यू विल हैव अ डबल बॉन्ड O ओवर हियर आल्सो, a double bond O over here also. So there are 2 C double bond O groups present for thymine and uracil. N के total एक और 2 ही bonds बने, same thing here. So N के साथ एक H भी connected रहेगा. And now only for thymine, thymine and uracil का यहाँ तक अगर structure देखोगे तो exactly same है. Now only for thymine, इस कार्बन पे एक मिथाइल का भी ग्रुप आ जाएगा. And that completes the entire structure of thymine. And this completes the entire structure of uracil. Okay, one more thing we left out. N के 2 ही bonds बने थे, तो यहाँ पर भी N के ऊपर एक H आएगा. And yeah, these are the final structures of cytosine, thymine and uracil. Like I said, इन structures को practice करने में और memorize करने में थोड़ा सा time लगेगा, but make sure that you memorize them because for your final exams, you have to memorize these structures. तो इन 3 के structures साथ में adenine, guanine का भी structure memorize कर लेना. ऑल एंड ऑल एक बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए का कुछ ऐसा दिखेगा. यू हैव शुगर मॉलिक्यूल्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फेट लिंकेजेस, और हर शुगर के फर्स्ट कार्बन पे एक बेस आएगा. द बेसिस लाइक यू स्टडीड, द बेसिस इन डीएनए आर ATGC, दैट इज एडेनाइन, थाइमीन, ग्यूएनाइन एंड साइटोसिन, एंड द बेसिस इन आरएनए आर एडेनाइन, यूरेसिल, ग्यूएनाइन एंड साइटोसिन, शॉर्ट फॉर्म AUGC. जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. The structure of DNA, it contains a double-stranded helix. Both the strands are going to be complementary to one another, and जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, इन स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने का काम इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग का रहता है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमीन एंड यूएसिन एंड साइटोसिन. ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. सो या, रिमेंबर दैट whenever the structure of DNA is formed in the double-stranded helix, first of all, strands are complementary to each other, and the strands are stabilized by hydrogen bonds. The hydrogen bonds specifically form between adenine and thymine. Adenine अगर hydrogen bonds form करेगा तो thymine के साथ ही करेगा, thymine भी adenine के साथ ही करेगा, and guanine will form hydrogen bonds with cytosine, and cytosine will form with guanine only. So yeah, remember that fact. जो आरएनए रहता है, आरएनए टोटल 3 टाइप्स के रहेंगे. वन इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड रिबोसोमल आरएनए. ये नाम याद रखना.
The short forms are mRNA, tRNA, and rRNA. So yeah, that's it about DNA and RNA and everything about nucleic acids. बढ़ते आगे with the last section, that is hormones. हॉर्मोन्स के बारे में बस एंड में एनसीईआरटी में 2 पैराग्राफ्स लिखे गए हैं. द डिस्कशन इज क्वाइट लिमिटेड, सो वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग इन द वीडियो इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक ओनली. इन 2 पैराग्राफ्स में जितने भी फैक्ट्स, जितने भी नाम दिए गए हैं वो याद रख लेना. इतना तुम्हारे सिलेबस का पार्ट रहेगा. लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी सरफेस लेवल डिस्कशन. दे हैव डिस्कस्ड ओनली द नेम्स एंड फॉर योर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इसके बियॉन्ड ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. सो या हॉर्मोन्स का जो भी एनसीईआरटी में है वो देख लो एक बार. There are 2 hormones in the blood that regulate the blood sugar levels. The 2 hormones, their names are insulin and glucagon. Insulin का काम रहेगा to reduce the blood sugar levels and glucagon का काम रहेगा to increase the blood sugar levels. Both these hormones together, like I said, they regulate the blood sugar levels. Next is the thyroid gland. Thyroid gland neck में present होता है. It produces a hormone called thyroxine. Thyroxine is chemically an iodinated derivative of tyrosine. Tyrosine is an alpha amino acid. ये हमने प्रोटीन्स के सेक्शन में पढ़ा था जब हमने अल्फा अमीनो एसिड्स का टेबल स्टडी किया था. सो या, थायरॉक्सिन is the hormone secreted by the thyroid gland. It is chemically an iodinated derivative of tyrosine. अगर थायराइड का लेवल लो रहेगा, that condition is called hypothyroidism. एंड थायराइड का लेवल अगर हाई रहेगा, थायराइड नहीं, थायरॉक्सिन का लेवल. सो थायरॉक्सिन का अगर लेवल स्लो रहेगा, दैट इज हाइपोथायरॉइडिज्म. एंड थायरॉक्सिन का लेवल हाई रहेगा, इट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉइडिज्म. द हाइपोथायरॉइडिज्म कंडीशन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेथार्जी, ओबेसिटी एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो ये थोड़ा थायराइड ग्लैंड का डिस्कशन था. बढ़ो आगे विद द नेक्स्ट डिस्कशन. एड्रेनल कॉर्टेक्स, दिस इज सिचुएटेड ओवर द किडनी. और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हॉर्मोन्स जनरेट करता है, दे आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स बराबर काम नहीं करेगा, देन द कंडीशन विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एडिसन्स डिसीज. फर्दर, द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस एंड ओवरीज आर बोथ कॉल्ड गोनाड्स. गोनाड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स. सो गोनाड्स में the gonads are testes in males and ovaries in females. The hormone secreted in the testes is testosterone, and the hormones secreted in ovaries are estradiol and progesterone. ये सारे नाम याद रखना in the section of hormones, even these names. इतना discussion, like I said, is done in NCERT in the 2 paragraphs that they have typed. सारे नाम याद रख लेना, they will be important for your syllabus and your final exams. And yes, with that, I am done with discussing everything I wanted to discuss in the chapter of biomolecules. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.